सो हेलो एवरीवन गाइज, आज हम लोग क्या करेंगे, पूरे के पूरे सीएमए फाइनल लॉ के अंदर जितने भी अमेंडमेंट है सारे के सारे अमेंडमेंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लगभग मैं आप लोगों को बता दूं गाइज, लगभग 24 पेजेस के अमेंडमेंट मैंने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो सर इस लेक्चर के अंदर इतने सारे अमेंडमेंट आप डिस्कस करने वाले हो, बिल्कुल इतने सारे अमेंडमेंट मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। और ये जितने भी अमेंडमेंट मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे मन से बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये सारी अमेंडमेंट आपके इंस्टीट्यूट ने ही सजेस्ट किए थ्रू सप्लीमेंट्री। ठीक है, अगर मैं आ जाऊँ जून 2026 के एग्जाम के लिए, तो यहाँ पर सिर्फ पेपर नंबर 19 के ही अमेंडमेंट आए हैं। यहाँ पर पेपर नंबर 13 जो सीएमए फाइनल लॉ का है ना, इसका अमेंडमेंट का सप्लीमेंट इंस्टीट्यूट ने इशू नहीं किया है। बट क्या होता है ना, बच्चे अभी से आप पढ़ाई करना शुरू कर लेते हैं, और मैं चाहता हूँ कि जब आप लोग फुल फ्लेज पढ़ाई कर रहे हो तो कुछ भी गलत पढ़ाई मत करो। जो भी आपके सब्जेक्ट के लिए आपके सिलेबस में रिलेवेंट है वो सारी अमेंडमेंट मैंने कवर की है। और अगर मैं आप लोगों को बोलूँ तो लगभग 6 अमेंडमेंट है जो आपके जून 2026 के एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होने वाला है। सर इससे ज्यादा कोई अमेंडमेंट हो गया क्या? तो जब इंस्टीट्यूट का सप्लीमेंट्री आएगा उसके अगर अंदर उन्होंने कोई टॉपिक को एड ऑन कर दे दिया तो उसको भी मैं कवर करने वाला हूं। बट मुझे नहीं लगता है जितने मैंने अमेंडमेंट बताया इसके बाहर इंस्टीट्यूट कोई भी अमेंडमेंट आपको अलग से पूछने वाली है। इसके अलावा सर अगर मैं आप लोगों को बात करूं कि काफी सारा बच्चा ऐसा होता है ना कि जिन्होंने सीएमए फाइनल के अंदर क्या हुआ है, लगभग साल भर से एग्जाम नहीं दिया या ग्रुप 4 का एग्जाम दिया है, और उनको ऐसा है कि हमारे पास कोई स्टडी मटेरियल है, हमने किसी का लेक्चर परचेस किया था बट वो अमेंडेड नहीं है। तो एक अमेंडमेंट लेक्चर सर पूरा साल भर के अमेंडमेंट बता दो तो मैं आपको बता दूं कि दिसंबर 2025 के अंदर देयर आर टोटल 18 अमेंडमेंट्स। कितने अमेंडमेंट है? 18 अमेंडमेंट। सर क्या बात कर रहे हो सर? बेटा यही तो रीजन होता है कि हम हमारी एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते। ठीक है, उसमें से काफी सारे अमेंडमेंट हमारे सिलेबस में कवर हुए, और एक बहुत बड़ा डाउट है बच्चों का, स्मॉल कंपनी का जो अमेंडमेंट हुआ है वो एप्लीकेबल है या नहीं है। तो ये सारी चीजों के बारे में मैं आप लोगों के साथ में डिटेल डिस्कशन करने वाला हूँ। बच्चों का क्वेश्चन देखो मैं आपको बताता हूँ। दिसंबर 2025 में मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर आ जाते हैं अपन लोग का पेपर नंबर 13 के ऊपर। और बेटा जैसे ही तुम लोगों ने पेपर नंबर 13 खोला, ठीक है, तो यहाँ पे दिखेगा कंपनीज एक्ट में कहाँ कहाँ पे अमेंडमेंट आई है। तो 3 अमेंडमेंट इन्होंने बता दिए। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर 3 अमेंडमेंट बता दिए सर। इसके अलावा सेबी रेगुलेशन के अंदर एक मेजर अमेंडमेंट है वो बता दिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर एक अमेंडमेंट है। बैंकिंग सेक्टर लॉ के अंदर अमेंडमेंट है। उसके अलावा सर एमएसएमई सेक्टर के अंदर अमेंडमेंट है, और साथ ही साथ में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर भी अमेंडमेंट है। तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि काफी जगह पर क्या है, अमेंडमेंट है। तो ये सारे के सारे अमेंडमेंट आपके इस वीडियो से कवर हो जाएंगे, और ये वाला वीडियो देखने के बाद में आपको दूसरा कोई और वीडियो देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, इतना मैं आप लोगों को एश्योरेंस देके रखता हूँ। तो गाइस शुरू करते हैं अपने अमेंडमेंट लेक्चर के साथ में। सबसे पहले उन लोगों को फ्री कर देते हैं जिन्होंने अभी तक पूरा अप टू डेट पढ़ा हुआ है, और उसको उसी अमेंडमेंट के बारे में पढ़ना है जो जून 2026 के अंदर आने वाली है। बच्चों का मेजर क्वेश्चन, सर ये अमेंडमेंट हमको पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? तो चलो ये वाला पीडीएफ मैं आप लोगों को अवेलेबल करा देता हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ग्रुप है हमारा एकत्वम फॉर सीएमए का टेलीग्राम चैनल है, उसको आपको जाके सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वहां पर आपको ये वाला पीडीएफ मिल जाएगा, और इस वाली पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और अपने लेवल पे अपने आराम से इसको पढ़ सकते हो। सर ये नोट्स की मैं खासियत बताता हूँ आपको क्या रहेगा। जो भी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, अमेंडमेंट क्या है आपको पता तो चल जाएंगे। मैंने कोशिश किया है मैं पुराना लॉ नया लॉ साथ में रखूं, अमेंडमेंट की वजह से क्या इंपैक्ट हुआ है और इसके किस तरीके से एग्जाम में केस स्टडी बनकर आ सकते हैं ये मैं आपको बता दूं। मतलब देखो पेपर पैटर्न 100% चेंज हो चुका है। आपको भी पता है कि अब जो पेपर आते हैं वो थ्योरेटिकल बेस नहीं आते, एक्चुअली आपकी नॉलेज चेक करना शुरू कर दिया सीएमए फाइनल लेवल के ऊपर। तो सर सारे के सारे जितने भी अमेंडमेंट हुए इसको मैं कवर कर रहा हूं उस एंगल से कि इसके ऊपर क्या क्या केस स्टडी बनकर आ सकते हैं। आप लोगों को वैसे बता दूं हम लोगों का एक रिवीजन बैच शुरू हुआ है, जिसके अंदर लगभग मैंने 4 लेक्चर डाले रिवीजन के, और उसके अंदर 126 केस स्टडीज हम लोगों ने कवर किए, और सारे के सारे लेक्चर सीएमए एक्सक्लूसिव है। बिल्कुल भी ऐसे सीए के लेक्चर सीएमए को चिपका दिए ऐसा वाला कार्यक्रम नहीं किया हम लोगों ने। ठीक है, चलो यार शुरू करते हैं अमेंडमेंट के साथ में। सबसे पहला अमेंडमेंट क्या आया सर? सबसे पहला अमेंडमेंट आपका आया गया चैप्टर कॉल कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के अंदर। अभी तक हम लोग एक पढ़ते थे फास्ट ट्रैक मर्जर के बारे में। फास्ट ट्रैक मर्जर हम लोग क्या पढ़ते थे, किस किस के बीच में हो सकता है? 2 स्मॉल कंपनी एक दूसरे के साथ में मर्ज हो सकती है। जब भी आप मर्जर के लिए जाते हो, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के लिए जाते हो, वो फॉर्मल करने के लिए बीच में आ जाती है एनसीएलटी। मतलब सर अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, आप मर्जर अमलगमेशन कर रहे हो, ठीक है, तो इट शुड बी डन इन द मोर फॉर्मल वे। और मोर फॉर्मल वे में कब आएगा? जब थर्ड पर्सन का इंटरवेंशन आएगा। समझ में आ रहा है? तो वो आती थी एजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तुम्हारी एनसीएलटी।
लेकिन जब हमने बोला जो दो छोटे छोटे कंपनियों का क्या करना है, मर्जर अमलगमेशन करना है, या दो स्टार्टअप कंपनी का क्या करना है, मर्जर अमलगमेशन करना है, या एक स्मॉल कंपनी और एक स्टार्टअप कंपनी का क्या करना है, मर्जर अमलगमेशन करना है, या एक होल्डिंग कंपनी और उसकी होल्ली ओन सब्सिडी कंपनी का क्या करना है, मर्जर अमलगमेशन करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जाते थे फास्ट ट्रैक मर्जर के लिए। मतलब सर एक एग्जाम्पल आपको याद आता हो, केस स्टडी मैंने डिस्कस किया था कि मानो स्मॉल कंपनी 1 और स्मॉल कंपनी 2 है, ये चाहे तो क्या फास्ट ट्रैक मर्जर कर सकते हैं क्या? हाँ। और इनका जो सीएस था, इनका जो कंपनी सेक्रेटरी था, ये दोनों कंपनी बोलती कि हमको फास्ट ट्रैक मर्जर नहीं करना है, हम लोगों को सेक्शन 232 जो एनसीएलटी का अप्रूवल लेना पड़ता है ना, लॉन्ग प्रोसेस वाला, उस एंगल से मर्जर करना है। आपके पास ऑप्शन है ना, आप फास्ट ट्रैक मर्जर के लिए भी जा सकते हो या फिर 232 वाला जो बड़ा प्रोसीजर दिया है उसके थ्रू भी जा सकते हो। तो सीएस ने बोला कि ये दोनों कंपनी क्या है, स्मॉल कंपनी, और इनका मर्जर कैसे हो सकता है, थ्रू फास्ट ट्रैक मोड से हो सकता है, तो इनको थ्रू 32 के अंदर जा नहीं सकते। बेटा ये गलत था। मतलब क्या, जब दो स्मॉल कंपनी है, दो स्टार्टअप कंपनी है, या फिर एक स्मॉल कंपनी स्टार्टअप कंपनी है, या होल्डिंग कंपनी होल्ली ओन सब्सिडी कंपनी है, इनके पास ऑप्शन थे, ये चाहे तो रेगुलर प्रोसेस 232 के अंदर भी जा सकते हैं और ये चाहे तो अपना फास्ट ट्रैक मर्जर भी कर सकते हैं। गाइस आपको समझ में आया ये वाला प्रोविजन, यस और नो? सेक्शन नंबर 233 के अंदर ये क्या कर सकते हैं, फास्ट ट्रैक मर्जर भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप फास्ट ट्रैक मर्जर के लिए जाते हो तो आपको एनसीएलटी के पास जाने की जरूरत ही नहीं। ये काम किससे हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सर आरओसी, ऑफिशियल लिक्विडेटर और सीजी के परमिशन के साथ में आप दो कंपनी का फास्ट ट्रैक मर्जर कर सकते हो। आपको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर सीजी को आपका फास्ट ट्रैक मर्जर सही नहीं लग रहा है तो आपके केस को रेफर कर सकता है सेक्शन नंबर 232 में, फिर आपका मैटर जाएगा एनसीएलटी के पास। समझ में आया? फास्ट ट्रैक मर्जर में एनसीएलटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, और जो दो कंपनी फास्ट ट्रैक मर्जर कर रही है उनको कंपलसरी नहीं कि उनको फास्ट ट्रैक मर्जर ही करना है। समझ में आ रहा है? तो पहले तो इस सेक्शन का दायरा इतना ही था। ये 4 तरीके की कंपनी थी जो एक दूसरे के साथ में क्या कर सकती थी, फास्ट ट्रैक मर्जर कर सकती थी। अब अमेंडमेंट आया। अमेंडमेंट क्या आया? अमेंडमेंट ये आया, अच्छा और एक केस इसमें क्या बनता था, ये देखो स्मॉल कंपनी हमेशा क्या होती, प्राइवेट होती, प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी हमेशा क्या होती, प्राइवेट, स्मॉल और स्टार्टअप कंपनी भी प्राइवेट। एक केस स्टडी मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था, जाके लेक्चर देखो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का, आपको समझ में आएगा किस लेवल का नॉलेज शेयर किया हुआ है। मानो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड उसकी होली ओन सब्सिडी कंपनी के साथ में मर्ज होना चाहती है, भले ये पब्लिक कंपनी नहीं है, भले ये भी पब्लिक कंपनी नहीं है, फिर भी इनका मर्जर क्या फास्ट ट्रैक मर्जर से हो सकता है? आंसर इज यस। क्यों? होल्डिंग कंपनी अपने होली ओन सब्सिडी के साथ में मर्ज होना चाहती है तो उसके लिए भी फास्ट ट्रैक मर्जर का ऑप्शन अवेलेबल होता है। अब सर अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट कुछ इस तरीके से है, अगर आपकी कोई कंपनी होल्ली ओन सब्सिडरी नहीं है, मतलब सर होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी है, आप इसके 100% शेयर होल्ड नहीं किए हो, इसके साथ में भी मर्जर करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप फास्ट ट्रैक मर्जर के लिए जा सकते हो। मतलब सर अब होल्ली ओन सब्सिडी कंपनी का कंसेप्ट गया नहीं गया, इसके लिए कंडीशन क्या है कि जो फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, रिलायंस जियो प्राइवेट लिमिटेड के अंदर क्या होना चाहती, मर्ज होना चाहती। अब जिसमें आप मर्ज हो रहे हो ट्रांसफरी कंपनी, वो तो प्राइवेट कंपनी, वो अनलिस्टेड है, लेकिन सर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड क्या है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है होल्डिंग कंपनी। तो इन्होंने कंडीशन क्या लगाया, इन्होंने कंडीशन ये लगाया कि ट्रांसफरर कंपनी मस्ट नॉट बी लिस्टेड कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी लिस्टेड कंपनी नहीं होनी चाहिए। तो आप अपनी सब्सिडी के अंदर भी फास्ट ट्रैक मर्जर से मर्ज हो सकते हो। लेकिन सर सुनना, एक ट्रांसफर कंपनी लिस्टेड कंपनी है और ट्रांसफरी कंपनी अनलिस्टेड है, लेकिन वो होल्ली ओन सब्सिडी है, फिर भी फास्ट ट्रैक अलाउ। क्यों? होल्ली ओन सब्सिडी के लिए तो अलाउ है ना, होल्डिंग और होल्ली ओन सब्सिडी के लिए फास्ट ट्रैक अलाउ है। अगर वो होल्ली ओन सब्सिडी नहीं है तो एटलीस्ट ट्रांसफर कंपनी शुड नॉट बी लिस्टेड कंपनी। आगे गाइस, फेलो सब्सिडरी, फेलो सब्सिडरी मतलब क्या, एक होल्डिंग कंपनी है जिसकी सब्सिडरी 1 है, सब्सिडरी 2 है, मतलब उसके 2 सब्सिडरी है, ये सब्सिडरी कंपनी भी एक दूसरे के साथ में क्या हो सकती है, मर्ज हो सकती है। रिस्ट्रिक्शन है कि जो ट्रांसफरर कंपनी है, मानो S1 S2 में मर्ज हो रही है ना, तो ये लिस्टेड नहीं होनी चाहिए ट्रांसफरर, सेम कंडीशन। मतलब तीसरा अनलिस्टेड कंपनी, बेटा अब तो इतना दायरा बढ़ गया इस लॉ का कि बोले अनलिस्टेड कंपनी 1 और अनलिस्टेड कंपनी 2 का भी एक दूसरे के साथ में क्या हो सकता है, मर्जर अमलगमेशन हो सकता है फास्ट ट्रैक मेथड से। कंडीशन क्या है? कंडीशन है गाइस, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट डाल दी इन्होंने, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट डाल दी है
कि जो आपका डेप्ट है, जो आपका डिपॉजिट है, दैट शैल नॉट एक्सीड बियॉन्ड वन लिमिट। एक लिमिट दे के रखा है, उससे ज़्यादा वो आपका क्या नहीं होना चाहिए, लिमिट को एक्सीड नहीं करना चाहिए। और वो लिमिट है आपकी कितनी, 200 करोड़। 200 करोड़ से ज़्यादा क्या नहीं होना चाहिए, मतलब कंपनी का डिपॉजिट डिबेंचर या लोन नहीं होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है, इसके अंदर आपका कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। ये हो गया। इसके अलावा सर एक फॉरेन होल्डिंग कंपनी भी इंडियन होल्डी ओन सब्सिडी के साथ में क्या हो सकती है, मर्ज हो सकती है। कंडीशन क्या है, फॉरेन, इसको हम लोग बोल सकते हैं इनबाउंड, मतलब बाहर की होल्डिंग कंपनी इंडिया के होल्डी ओन सब्सिडी कंपनी के साथ में मर्ज होना चाहती है, तो सर ऐसे केस में इसको बोलते हैं रिवर्स इनबाउंड, क्योंकि होल्डिंग सब्सिडी में मर्ज हो रही है। तो ये एक अमेंडमेंट आई है आपके सिलेबस के अंदर, ठीक है। चलो अब सर फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, मैंने आपको बताया, द एग्रीगेट डेप्ट एंड डिपॉजिट शैल नॉट एक्सीड 200 करोड़, अप टू 200 करोड़ चल जाएगा। डिफॉल्ट स्टेटस, आपने डिफॉल्ट में भी क्या नहीं करना चाहिए, मतलब आपने डिपॉजिट डेप्ट में भी क्या नहीं करना चाहिए, डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए। और वेरिफिकेशन ऑडिटर से ये सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा आपको कि देयर इज नो डिफॉल्ट, ठीक है। आगे प्रैक्टिकल इस पर कैसे कैसे केस स्टडी बन सकते हैं। नंबर 1, क्या दो स्मॉल कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका मर्जर हो सकता है फास्ट ट्रैक से? यस। स्टार्टअप कंपनी स्मॉल कंपनी का हो। दो फेलो सब्सिडी ऑफ सिंगल होल्डिंग कंपनी पॉसिबल है। टू लिस्टेड कंपनी एक दूसरे के साथ में मर्ज हो सकती है? आंसर इज नो। यहां से देखो, है ना सर, क्या एक लिस्टेड कंपनी, मैं बता रहा हूं, एक लिस्टेड कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी का? आंसर इज नो। सर एक लिस्टेड कंपनी एंड उसके होल्डी ओन सब्सिडरी का? आंसर इज यस, क्योंकि होल्डिंग प्लस WS आ जाएगा। और पेरेंट होल्डिंग और इंडियन होल्डी ओन सब्सिडरी का भी हो सकता है, लेकिन सर पेरेंट होल्डिंग है और इंडियन सिर्फ सब्सिडरी है, तो नहीं, ठीक है। चलो कोर लॉजिक आपको समझ में आया कि हम लोगों ने क्रॉस बॉर्डर क्या हुआ है, अर्लियर फास्ट ट्रैक मर्जर सिर्फ कुछ लिमिटेड कंपनी का था, अब उन्होंने ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया है। मेनी मर्जर रिक्वायर एनसीएलटी अप्रूवल, अब यहाँ पे विदाउट एनसीएलटी अप्रूवल सीजी के अप्रूवल से काम चल जाएगा। और क्रॉस बॉर्डर में जो डिफिकल्टी फेस करती थी उसको भी हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने फास्ट ट्रैक मर्जर के प्रोसीजर में हम लोग उसको लेकर आ गए, ठीक है। लेकिन एक फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी का मर्जर होता है ना, उसके लिए अलग से रूल है, ठीक है, जो दिसंबर 2025 में अमेंडमेंट आई थी उसके अंदर में डिस्कस करूंगा। अब सर दूसरा क्या आया, अकाउंट्स ऑफ कंपनी के अंदर भी एक अमेंडमेंट है, दो अमेंडमेंट एक्चुअली। पहली बात, चेंज इन द फॉर्म, डिजिटल फाइलिंग हो चुका है। पहले क्या होता था, कंपनी आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट 128 में बनाते थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 129 में बनाते थे। अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया उसमें क्या क्या आता था, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी और एक्सपेंडिचर नोट आता था। अब हम बोलते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको किसको भेजने हैं, आपके मेंबर्स को। लेकिन जब मेंबर को भेजते हो तो साथ में आपको क्या भेजना पड़ता था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस AOC1। अब सर ये जो AOC1 था, इसमें साइलेंट फीचर होते हैं आपकी सब्सिडी कंपनी, एसोसिएट कंपनी और जॉइंट वेंचर कंपनी के बारे में। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो सर अब अमेंडमेंट क्या आया कि ये जो आप भेजते थे, बस तो ये अमेंडमेंट आया कि अब जो AOC4 फॉर्म था इसको हमने क्या कर दिया, ई फॉर्म AOC4 कर दिया, मतलब सर डिजिटली रिप्लेस कर दिया है। प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिटेल्स ऑफ सब्सिडी मस्ट बी फाइल विद इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। और वैसे ही एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जो होते हैं ना, उसका फॉर्म होता है AOC2, इसको भी हमने रिप्लेस कर दिया ई फॉर्म AOC2 के साथ में। बस इतने बेसिक अमेंडमेंट है सर। इसके बाद में हम लोग आता है अब जो थर्ड अमेंडमेंट है। थर्ड अमेंडमेंट क्या बोलता है, हम लोग बोर्ड रिपोर्ट पढ़ते हैं सेक्शन नंबर किसके अंदर, 134, और जिसके अंदर लिखा होता है कंटेंट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, कि बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या लिखा होना चाहिए। अब उसके अंदर दो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट और बढ़ गई, क्या, सेक्सुअल हरेसमेंट कंप्लेंट और मैटरनिटी बेनिफिट कंप्लायंस स्टेटमेंट। सर सेक्सुअल हरेसमेंट मतलब क्या, कितने कंप्लेंट आपको रिसीव हुए, लेट से 6 कंप्लेंट रिसीव हुई, उसमें से आपने कितनी डिस्पोज कर दी, लेट से 5 आपने डिस्पोज कर दी। और बेटा कोई ऐसी केस है जो पेंडिंग है फॉर मोर देन 90 डेज, तो बस उसी के बारे में लिखो। अगर मानो आप बोलो 4 मैंने डिस्पोज कर दी और एक पेंडिंग है 90 डेज से ज़्यादा, तो वो लिखो एक। और सर एक को 90 डेज से कम पेंडिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बारे में मत लिखो, ठीक है। हमको समझ में आ जाएगा कि अगर 6 रिसीव हुई है, 4 डिस्पोज की है और एक को 90 डेज से ज़्यादा हुआ है, मतलब एक ऐसा है जिसको 90 डेज से कम ही हुआ है, ठीक है। मैटरनिटी बेनिफिट कंप्लायंस स्टेटमेंट, कंपनी मस्ट कंफर्म द कंप्लायंस ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 और बोर्ड रिपोर्ट स्टेट द फॉलो मैटरनिटी लीव प्रोविजन, की बोर्ड रिपोर्ट में बताना पड़ेगा हमारी कंपनी में मैटरनिटी लीव प्रोविजन हमने फॉलो की है, ठीक है। अब सर एक आधी कंपनी में मैटरनिटी बेनिफिट के लिए कोई लड़की है ही नहीं काम के लिए, तो ऐसे केस में आप ये बोलो ना कि इस साल हम लोगों को मैटरनिटी के प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं हुए, ठीक है। चलो
फाइलिंग ऑफ एक्सट्रैक्ट ऑफ AOC4। बेटा सुनना, अब जब आप लोग AOC4 फाइल करते हो, है ना, तो उसके साथ में आप क्या क्या अटैच करोगे। जब AOC4 क्या होता है, जैसे ही कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग हुआ, वहाँ से 30 डेज के अंदर आपको एक डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है ROC के साथ में, दैट इज़ योर AOC4, मतलब अकाउंट्स ऑफ कंपनी में आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। तो कंपनी, अगर आपको आपकी कंपनी को होल्ड सब्सिडी कंपनी है तो आप CFS फाइल करते हो, आपको XBRL एप्लीकेबल होगा तो XBRL फाइल करते हो, है ना। अब क्या बोला इन्होंने, जब आप ये फॉर्म फाइल कर रहे हो, इसके साथ में आप क्या अटैच करोगे, आप अपने बोर्ड रिपोर्ट का एक्सट्रैक्ट अटैच करोगे, है ना, आप अपने ऑडिटर रिपोर्ट का एक्सट्रैक्ट अटैच करोगे, और सर आप एक्सट्रैक्ट अटैच करोगे ऑडिटर रिपोर्ट कंसोलिडेशन। मैं तो बोलूँगा यही नया है, क्योंकि ये पहले से हम लोग वैसे भी कर रहे काम जब करते हैं। अब XBRL रूल आया। XBRL रूल क्या बोलता है कि कुछ ऐसी कंपनी है जिनको AOC4 XBRL एप्लीकेबल है, ठीक है। तो हम लोग है ना, ये क्या है, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज बोलकर एक फॉर्म होता है XBRL, ठीक है। अब इस कंपनी को क्या बोल दिया कि अब जब आप अपना XBRL फॉर्म फाइल कर रहे हो, साथ ही साथ में आपको अपना साइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अटैच करना पड़ेगा। मतलब सर देखो, पहले क्या होता था, AOC4 XBRL फाइनेंशियल डेटा आप किसके साथ फाइल करते थे, ROC के साथ। अब आपको XBRL तो फाइल करना है, साथ ही साथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की साइन PDF भी अटैच करनी है। सर पहले क्यों अटैच नहीं करते थे, क्योंकि ये साइन फाइनेंशियल जो होते हैं ना, यही सारी डिटेल आपके फाइनेंशियल डेटा में ऐड होती थी इलेक्ट्रॉनिकली। अब इन्होंने क्या बोला, नहीं नहीं वो तो आप कर रहे हो, वी एग्री, बट अब हमें क्या चाहिए, साइन। मतलब हम लोग कल जाके इस चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह को भी पकड़ सके किसने गलती किया, क्या किया, ठीक है। और मैं ये भी देख सके जो आपने डिटेल फिल की है वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है। दूसरा, बोर्ड रिपोर्ट विद अ लिमिटेड HR डिस्क्लोजर। अब आपको सेक्सुअल हरेसमेंट और ये भी बताना पड़ रहा है, और मैटरनिटी के बारे में भी बताना पड़ रहा है। ये आए आपके अमेंडमेंट किसके, अकाउंट्स ऑफ कंपनी। सर लास्ट अमेंडमेंट क्या आती है, लास्ट अमेंडमेंट ये आती है कि अगर कोई ऑडिटर है और ऑडिटर को कंपनी के अंदर फ्रॉड मिला है, कितना, 1 करोड़ या उससे ज्यादा, ये रिपोर्टिंग वो किसको करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के सेक्रेटरी को रिपोर्ट करता था। अब जब वो रिपोर्ट करता था, पहले का लॉ क्या था, पहले ये समझना, पहले वो बोर्ड को इन्फॉर्म करेगा, ऑडिट कमेटी को बताएगा, ऑडिट कमेटी का 45 डेज में रिप्लाई आएगा, है ना। फिर वो अपनी रिपोर्ट बनाएगा, ADT4 ऑनलाइन फाइल करेगा, साथ में प्रिंटेड रिपोर्ट भी पोस्ट करेगा, और उसको सील करके, है ना, साइन करके स्पीड पोस्ट वगैरह से भेजेगा। अब अमेंडमेंट क्या आया, तो बोले आप बोर्ड को, ऑडिट कमेटी को बताओ, ये तो ऐसे ऐसे आप अपनी रिपोर्ट बनाओ, आपको ये रिपोर्ट ADT4 इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना है MCA पोर्टल के ऊपर। इसके अलावा जो फिजिकल डिस्पोजल था ना, कि हम लोग इसी रिपोर्ट की फिजिकल कॉपी जो कंपनी के लेटर हेड, नहीं ऑडिटर के लेटर हेड पर हम लोग किसको फाइल करेंगे, MCA को। बेटा ये अमेंडमेंट आपके सिलेबस में आई कि ये सारा अब हट चुका है, आपको ये कुछ फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, पोस्टल डिस्पोजल का रिक्वायरमेंट हट चुका है। सर ये अमेंडमेंट का लॉजिक क्या है, तो गवर्नमेंट आजकल डिजिटल कंप्लायंस और ई-गवर्नेंस पे फोकस कर रही है। डुप्लीकेट हो रहा था, ऑनलाइन भी वही फाइल करना, उसी को फिजिकल भेजना, तो फिजिकल का रिक्वायरमेंट हटा दिया हमने। इससे आपका कॉस्ट और टाइम और समय, पेपर वर्क भी रिड्यूस होगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली एक्सेस कर ही पा रही है फ्रॉड के लिए। कहाँ से, MCA पे अपलोड कर रहे हो तो उनको डायरेक्ट एक्सेस तो है ना। तो यहाँ पर वो सारी अमेंडमेंट कवर हो जाती है जो आपके किससे रिलेवेंट है, जून 2026 के एग्जाम से रिलेवेंट है। अब इसके बाद में जो मैं अमेंडमेंट बात करने वाला हूँ सर, वो अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, दिसंबर 2025 के एग्जाम से। और यहां पर लगभग कितनी अमेंडमेंट कवर होने वाली है सर, टोटल 18 अमेंडमेंट्स है दिसंबर 2025 के एग्जाम से लेके। तो ये अमेंडमेंट लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, क्यूरिशियल हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो अमेंडमेंट हम लोग आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं, एक बात, इस बात को समझो, कुछ ऐसे टॉपिक अमेंडमेंट में डाले जो आपके स्टडी मटेरियल में नहीं है, बट यहाँ पर इन लोगों ने इंसर्ट कर दिए। और मुझे लगता है कि अगर इंस्टीट्यूट ने स्पेसिफिकली बोला है समथिंग इज नॉट इन योर सिलेबस, बट उसको अमेंडमेंट के अंदर अगर डाला है, सप्लीमेंट के अंदर अगर इंस्टीट्यूट ने डाला है, तो मेरा काम बनता है वो सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊँ। रीजन बिंग, क्या पता वहां से आपके MCQ आपको देखने के लिए मिले। तो गलती से भी इस अमेंडमेंट को स्किप मत करना, ठीक है। चलो, और मैं आपको बता रहा हूँ यार, ये इंस्टीट्यूट ने जो दिए हैं अपने को 12 कितने पे, 6 पेजेस, इस 6 पेजेस को लगभग 20-21 पेजेस में कन्वर्ट किया है विथ ईच एंड एवरी सिंगल एग्जाम्पल एंड द लॉजिक की ये अमेंडमेंट क्यों आया है, ठीक है। तो चलो यारो, कवर करते हैं वन बाय वन सारे अमेंडमेंट्स। अब तो क्या हो गया, दिखना, फॉरेन कंपनी चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि फॉरेन कंपनी जब भी आप अपना प्लेस ऑफ बिजनेस इस्टेब्लिश करते हो, कहाँ पे,
इंडिया के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ता है, एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है FC1 किसके साथ में, ROC। अब मैंने बोला था गाइस ROC कौन सा, तो हम लोग क्लियर नहीं थे, तो हम लोगों ने बोला था ROC दिल्ली, राइट। अब इन्होंने बोला सुनो, आपको पता है पहले कंपनी जो बनती थी, जैसे अगर किसी को भुसावल में कंपनी बनाना है या मुंबई में कंपनी बनाना है या नागपुर में कंपनी बनाना है, अकोला में कंपनी बनाना है, तो आपका ROC आता था, ROC मुंबई। अगर वहीं पे किसी को संभाजी नगर में कंपनी बनाना है या पूना के अंदर कंपनी बनाना है, शिरूर के अंदर कंपनी बनाना है, तो बेटा फिर आपका ROC क्या आता था, पुणे। अब जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेशन ये अलग अलग ROC के हाथ में दिया था, ठीक है, और ROC के पास बहुत सारे काम थे, लेकिन हम लोगों ने ROC के पास में जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन की पावर थी ना, इसको छीन लिया और हमने बनाया एक सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन सेंटर। मतलब एक सेंटर बनाया गया जो बोला कि आज के बाद में पूरी इंडिया में जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी वो CRC के पास, उसका इनकॉर्पोरेशन का काम CRC के पास है। मतलब अब रिस्पेक्टिव ROC इनकॉर्पोरेशन का काम नहीं देखेगा, ROC का काम स्क्रूटिनी वगैरह इन्वेस्टिगेशन वहां पे बढ़ा दिया। उसी तरीके से जो आपका FC1 फॉर्म जाता था किसको, ROC दिल्ली को, अब बोला ये ROC दिल्ली को नहीं जाते हुए जो CRC बनाया हुआ है ना उसी के पास जाएगा। मतलब क्योंकि इनकॉर्पोरेशन का काम यहाँ पर है। अब जो कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड का है आउटसाइड इंडिया, लेकिन उसने अपना प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पर इस्टेब्लिश किया, इंडिया में, तो वो एज गुड एज अपने प्लेस ऑफ बिजनेस के बारे में बताना चाहती है ना, तो वो कहाँ पे होगा, CRC। ठीक है, बस ये एक अमेंडमेंट था, देख लो। तो अंडर द कंपनी एक्ट 2013 नोटिफाई किया है MCA ने, रूल 3A एंड 81 क्या बोलता है, रजिस्ट्रार जो वर्ड था फॉरेन कंपनी के केस में उसको रिप्लेस करके हमने कर दिया है CRC। तो न्यू प्रोविजो यहाँ पर आ गया और ये आ गया आपका FC1 का बात। ठीक है, एग्जाम्पल, अर्लियर प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट सबमिट करते थे दिल्ली रजिस्ट्रार को, लेकिन आप करते CRC को। पहले लोकेशन वेरिड अक्रॉस द स्टेट, ठीक है, और FC1 फॉर्म सिप है, सेम है। अब आते हैं सेकंड अमेंडमेंट। सेकंड अमेंडमेंट क्या बोलता है, ध्यान देना, ये हम लोगों ने रेगुलर क्लास के अंदर भी कवर किया हुआ है, इवन तक इंक्लूडिंग दिस अमेंडमेंट भी। अब आप क्या होता है, ध्यान देना एकदम आराम से, फोकस। एक बंदा, अगर आपको 31 मार्च के दिन आपके पास क्या है, आपके पास है डिन, मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, तो उस साल का जब क्या आएगा, 30 सितंबर आएगा, उस समय तक आपको करना पड़ता है क्या, डायरेक्टर KYC। मतलब एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है आपको, डायरेक्टर 3 KYC। सर ये क्या होता है, ये बताना कि भाई हमारा डायरेक्टर जिंदा है, हमारा एड्रेस प्रूफ सेम है, मेरा रजिस्टर ऑफिस है, मेरा फोन नंबर सेम है, मेरा है ना, वो सारी बातें। डायरेक्टर मतलब डायरेक्टर के बारे में इन्फॉर्म करो एनुअल बेसिस पे। और ये कब करना पड़ता है, ये करना पड़ता है हर साल, मतलब एवरी ईयर, एवरी ईयर। क्योंकि हर साल के 31 दिसंबर के दिन आपके पास क्या रहेगा, डिन। ऑफकोर्स यार एक बार डिन निकाला तो हर साल रहेगा ना, लेकिन फर्क क्या होता है, डायरेक्टर KYC फॉर्म आप तब फाइल करते हो जब आप फर्स्ट टाइम क्या कर रहे हो, KYC कर रहे हो। और सर जब हम लोग सब्सिक्वेंटली क्या करेंगे, KYC करेंगे अगले साल, उस समय में आपको DIR3 KYC फॉर्म नहीं भरना है, आपको भरना है DIR3 KYC वेब। सर ये क्या होता है, मतलब क्या होता है, देखो इस बार तुम्हारा जो यहाँ पर आपको पूरा फॉर्म भरना पड़ता है, इंक्लूडिंग द नेम ऑफ डायरेक्टर, फादर नेम, सर नेम, मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ भरना पड़ता है। इस फॉर्म में क्या होता है, इस फॉर्म के अंदर आप उनका सिर्फ मोबाइल नंबर डाल दो, मतलब आप सिर्फ डिन नंबर डालो, सॉरी, आप सिर्फ उनका क्या डाल दो, डिन नंबर डालो। जैसे ही आप लोगों ने डिन नंबर डाला, उनको 2 OTP जाएंगे। एक OTP जाता है आपके मोबाइल नंबर जो रजिस्टर है उसके ऊपर, और दूसरा OTP जाता है आपके ईमेल आईडी जो रजिस्टर। अब तुम में से जो बच्चों ने एक्चुअली काम किया रहेगा आर्टिकलशिप वगैरह, तो वो लोग इस बात को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये काम तो डेफिनेटली आप अपने आर्टिकलशिप में करती हो। और बेटा ये OTP भेजने का आप लोग 1,500-2,000 रुपये चार्ज करते हो, पता है डायरेक्टर को, OTP लेने का उससे, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि सर कभी कभी डायरेक्टर का ईमेल आईडी चेंज हो जाता है, कभी कभी डायरेक्टर का मोबाइल नंबर चेंज हो जाता है। अगर आपको डायरेक्टर का मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी चेंज करना है, तो फिर आप है ना वेब फॉर्म नहीं भर सकते हो, फिर आपको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, DIR3 KYC भरना पड़ेगा। और अगर DIR3 KYC भर रहे हो, मतलब सर 31 मार्च के बाद में 31 सितंबर के बीच में हम लोग कौन सा फॉर्म भरते हैं, DIR3 KYC अगर हम लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो इसके अंदर अगर आप चाहो तो आपका मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हो, और साथ ही साथ में आप आपका ईमेल आईडी भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब मान के चलो क्या हुआ,
कि जब हम लोगों ने डायरेक्टर का 1 साल किया DIR3 KYC, फिर अगले 3 साल तक हम लोग क्या किए, DIR3 वेब किए। अब इसके बाद में डायरेक्टर ने बोला मैंने एक नया ईमेल आईडी लिया है, मैंने नया फ़ोन नंबर लिया है, मेरा पुराना फ़ोन नंबर गुम हो चुका है, ठीक है? तो फिर उसको वो चेंज करना है। क्या आप चेंज कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। क्या करना है? DIR3 KYC फॉर्म भर देना। DIR3 KYC फॉर्म भर देना, वहाँ पर इसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चेंज कर देना। लेकिन सर सुनना ना, DIR3 KYC एक ही बार भरा जाता है। कब? 31 मार्च से लेके 31 सितंबर। और ये फॉर्म कैसे होते हैं? ये फॉर्म फ्री होते हैं। समझ में आ रहा है? और इसके थ्रू आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी क्या हो जाता है? अपडेट हो जाता है। अब लोगों ने गलती क्या किया? लोगों ने क्या किया? आज मोबाइल नंबर चेंज कर रहे, DIR3 KYC भर दिए। कल मोबाइल नंबर चेंज कर दिए, DIR3 KYC भर दिए। ईमेल आईडी चेंज कर दिया, DIR3 KYC भर दिया। तो गवर्नमेंट को समझ में आया यार ये छोटी छोटी बात पे क्या कर रहे हैं, DIR3 KYC फॉर्म भर रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने नया रूल लाया। क्या? कि बोले अगर आप साल में एक बार मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चेंज कर रहे हो तो आपको DIR3 KYC फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चेंज नहीं कर रहे हो तो DIR3 KYC वेब भरना पड़ेगा। लेकिन मोबाइल नंबर एक बार चेंज कर रहे हो वगैरह 31 सितंबर के पहले, दैन इट इज ओके। लेकिन इसके बाद में अगर आपको चेंज करना है आपका क्या, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, तो अब आपको लगेंगे 500 रुपये। कितने रुपए? 500। मतलब बोलने का मतलब क्या है, जब आप साल में एक बार एनुअल कंप्लायंस करते हो, DIR3 KYC वेब फॉर्म भरते हो, नो प्रॉब्लम। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चेंज करना है, DIR3 KYC फॉर्म भरना। अब एक बार मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चेंज किया आपने, इसके बाद में आपको सेम ईयर में फिर से मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चेंज करना है, तो अब आपको लगेंगे 500 रुपये। ये आया अमेंडमेंट। देखो अमेंडमेंट पढ़ लेते हैं। क्या है? एवरी इंडिविजुअल डिन नंबर होल्ड कर रहा है 31 मार्च के दिन, तो उसको DIR3 KYC फॉर्म भरना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑन एंड बिफोर 30 सितंबर, है ना, इमीडिएट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब मतलब सेम ईयर के अंदर। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्यों बोला है पता है क्या? क्योंकि वो आपका 31 मार्च के दिन तो फाइनेंशियल ईयर खत्म ही हो गया ना, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ही होता है, ठीक है? फर्स्ट टाइम KYC कर रहे हो तो DIR3 KYC फॉर्म भरना है। ऑलरेडी रजिस्टर KYC हो चुका है तो DIR3 KYC वेब फॉर्म भरना है। अब क्या बोला है, अगर आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चेंज करना है तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चेंज हो सकता है DIR3 KYC फॉर्म के थ्रू ही। DIR3 KYC वेब फॉर्म के थ्रू मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चेंज नहीं होता है, ठीक है? ओनली ऑन एंड बिफोर 30 सितंबर ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। बट इसके अलावा आपको एडिशनली अपडेट करना है सेम फाइनेंशियल ईयर में उनका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, तो अब आपको फॉर्म फिर से कौन सा भरना पड़ेगा? DIR3 KYC, जिसके लिए आपको देने पड़ेंगे 500 रुपये। तो ये हो गया आपकी सेकंड अमेंडमेंट। ये ऑलरेडी मैंने कवर करके रखी है। अब मजेदार बात क्या है पता है क्या? ये जो पॉइंट लिखा है ना, ये आता है रूल्स के अंदर, ठीक है? अगर आप अपना ICMAI का क्या देखोगे, स्टडी मटेरियल देखोगे, यू विल कम टू नो वहां पे उन्होंने रूल्स लिखे ही नहीं है। तो मैं बोलता हूँ अगर रूल्स तुमने मेन बुक में लिखे नहीं है तो अमेंडमेंट में ये बात हमको क्यों अलग से बताई है? समझ में आ रहा है क्या? तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट की तरफ से इस वाले पॉइंट पे इंस्टीट्यूट गलत हो जाती है। बट ठीक है, हमारा काम है, हम लोगों ने तो ऑलरेडी इन चीज़ों को थोड़ा सा प्रैक्टिकली पढ़ा था, ठीक है? मैं चाहे तो अपने रेगुलर क्लास के नोट्स भी बता सकता हूँ, बट जान दो अभी होशियारी काय को मारूँ। अमेंडमेंट लेक्चर तो मेरे आ ही रहे, रिविजन क्लासेस आ रहे हैं। बेटा मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छे लेवल पे, मतलब ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट 6 सेक्शन का सेक्शन सब टॉपिक है। 26 केस स्टडी डिस्कस किए हैं। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट 26 केस स्टडी बड़ा। उसके बाद में इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन 24 केस स्टडी। अच्छा केस स्टडी मतलब कंसेप्ट, उस कंसेप्ट का रिवीजन प्लस केस स्टडी। देखो एक बार जाके यूट्यूब चैनल पे। इसके अलावा सर हम लोगों ने इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड डाला, इसके अंदर लगभग 50 केस स्टडी हम लोगों ने डिस्कस किए। डोंट यू थिंक गाइस, मतलब 126 केस स्टडी तो हम लोग यहीं पे डिस्कस करके बैठे हुए हैं। समझ में आ रहा है? चलो थर्ड अमेंडमेंट क्या आता है? कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। अभी देखो 2000, अभी पर 2025 के अमेंडमेंट रहे, लेकिन मैंने इसके पहले 2026 के अमेंडमेंट आपको पहले पढ़ाया, ठीक है? तो 2026 के अमेंडमेंट में आके इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, लिंक करेंगे। चलो 2026 की अमेंडमेंट क्या आई थी कि फास्ट ट्रैक मर्जर में आज के डेट में कौन कौन जा सकता है फास्ट ट्रैक मर्जर के अंदर? याद करो। दो स्मॉल कंपनी, दो स्टार्टअप कंपनी, एक स्मॉल कंपनी, एक स्टार्टअप कंपनी, एक होल्डिंग कंपनी, साथ ही साथ में उसकी होली ओन सब्सिडरी कंपनी भी कहाँ पर जा सकती है? फास्ट ट्रैक मर्जर के अंदर। अब ध्यान देना, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, फेलो सब्सिडरी, अनलिस्टेड, और ये देखो
फॉरेन कंपनी और साथ ही साथ में उसकी होली ओन सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। इस पॉइंट से कनेक्टेड अमेंडमेंट पहले आई थी 2025 के लिए, जो अब क्या थी, एप्लीकेबल थी। ये अमेंडमेंट क्या बोलती है? अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, है ना, सेक्शन नंबर हम लोग बात करेंगे, क्रॉस बॉर्डर मर्जर के बारे में बात किया इन्होंने क्या बोला है, स्ट्रक्चर, अगर एक फॉरेन कंपनी है, मतलब इंडिया के बाहर की कंपनी, पेरेंट कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी, और वो मर्ज होना चाहती है किसके अंदर, होली ओन सब्सिडरी कंपनी के अंदर, वो क्या होना चाहती है, मर्ज होना चाहती है। मतलब ट्रांसफरी कंपनी कौन सी है, होली ओन सब्सिडरी कंपनी है। तो अब आप जो मर्जर करोगे वो फास्ट ट्रैक मोड से तो आप जाओगे, ठीक है, बट आपको आरबीआई का भी परमिशन लेना पड़ेगा, ये एक बात एक्स्ट्रा लिख दी है। तो अगर ट्रांसफर कंपनी फॉरेन होल्डिंग कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी होली ओन सब्सिडरी कंपनी होगी तो आरबीआई का अप्रूवल लगाएगा, मतलब दोनों कंपनी को आरबीआई का अप्रूवल लगेगा, एक कंपनी को ऐसा नहीं। अच्छा, आरबीआई का जैसा अप्रूवल आ गया, अब जो ट्रांसफरी कंपनी मतलब इंडियन होली ओन सब्सिडरी कंपनी जो है वो क्या करेगी, सेक्शन 223 मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन करेंगी वगैरह वो वाला बात। अब एप्लीकेशन मेड बाय इंडियन ट्रांसफरी कंपनी टू सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके बाद में डिक्लेरेशन देना पड़ेगा क्या, कि हम लोगों ने लॉ का कंप्लायंस किया है, ठीक है। आगे एग्जांपल दिया है, ग्लोबल टेक इनकॉर्पोरेशन यूएसए की कंपनी है, और ग्लोबल टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इंडिया की उसकी होली ओन क्या है, सब्सिडरी कंपनी है। तो इन दैट केस अब ग्लोबल टेक को मर्ज होना है किसके अंदर, होली ओन सब्सिडरी कंपनी के अंदर। पहले बोथ कंपनी आरबीआई का अप्रूवल लेगी, फिर इंडियन कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करेगी फास्ट ट्रैक मर्जर के लिए, फिर हम लोग फास्ट ट्रैक मर्जर का जो पूरा प्रोसीजर हम लोगों ने डिस्कस किया उसको फॉलो करेंगे, ठीक है, और सबमिट करेंगे डिक्लेरेशन ड्यूरिंग द एप्लीकेशन। तो यहाँ पर अमेंडमेंट के लॉजिक भी मैंने डिस्कस कर दिए, मैंने तो अभी आप लोगों के साथ में प्रोसेस डिस्कस कर लिया, वैसे लॉजिक भी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। सर मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर, अब मैं आ रहा हूँ किस टॉपिक पे, जो सबसे हॉट लिस्ट के अंदर होता है, आईबीसी, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, ठीक है। अब इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड हम लोगों ने देखा था क्या रहे, जैसे ही आपका अप्रूवल आ जाता है किसका, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का, एक तो वो आपके केस को एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो आपके केस को रिजेक्ट करेगा। जिस दिन आपके केस को एक्सेप्ट कर लिया उसको बोलते हैं डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सीआईआरपी, इस दिन से आपका सीआईआरपी कमेंस हो गया, एडमिशन हो, है ना। अब इसके अंदर आपको पता होगा कि हम लोग अपॉइंट करते हैं किसको, आईआरपी। फिर आईआरपी क्या करता है, कमी वो ये पब्लिक अनाउंसमेंट देता है, मॉरेटोरियम लग जाता है, फिर वो क्लेम आते हैं उसके पास काफ़ी सारे क्रिएटर के, फिर क्लेम के बेसिस पे वो डिवाइड करता है, एक तो ऑपरेशनल क्रिएटर या फिर फाइनेंशियल क्रिएटर, और फाइनेंशियल क्रिएटर की बनाता है कमिटी ऑफ क्रिएटर, फाइनेंशियल कमिटी क्रिएटर की क्या बनाता है, कमिटी ऑफ क्रिएटर। समझ में आया? अब ये जो कमिटी ऑफ क्रिएटर बनी है, इनकी मीटिंग्स के बारे में भी तो लिखा था सेक्शन नंबर 24 के अंदर, बस वहीं पे आया अमेंडमेंट। बोले कमिटी ऑफ क्रिएटर ने अगर आज एक मीटिंग कर ली है, ठीक है, तो सर इसकी नेक्स्ट मीटिंग कितने दिन में होनी चाहिए, बोले विद इन 30 डेज, मतलब नेक्स्ट मीटिंग कितने दिन में होनी चाहिए सीओसी की, बेटा 30 डेज के अंदर, मतलब एक मीटिंग और दूसरे मीटिंग का गैप 30 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप सोचो, क्या हर एक फाइनेंशियल क्रिएटर के पास इतना समय रहेगा, वो हर 30 दिन में मिलेगा, आंसर इज नो। तो बोले फाइनेंशियल क्रिएटर आप चाहो तो इस पीरियड को चेंज भी कर सकते हो, इस पीरियड को चेंज भी कर सकते हो, बट नॉट एक्सीडिंग 120 डेज, मतलब सर आपको हर क्वार्टर में तो मिलना ही पड़ेगा। ये 30 दिन की जगह पे आप 60 दिन बोलो, 90 दिन बोल दो, बट आपको क्या करना पड़ेगा, 90 दिन के अंदर मतलब क्वार्टर के अंदर मिलना पड़ेगा। तो ये लिखा है मैंडेटरी मीटिंग इंटरवल, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल मस्ट कन्वे द सीओसी की मीटिंग विद इन 30 डेज फ्रॉम द लास्ट मीटिंग। उसके बाद में एक्सटेंशन अलाउ, तो कमिटी ऑफ क्रिएटर अगर डिसाइड करे तो वो एक्सटेंशन कर सकते हैं, इस 30 डेज का एक्सटेंड कर सकते हैं, बट मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट 1 मीटिंग क्या होना चाहिए, ईच ऑफ द क्वार्टर में होनी चाहिए। अब बच्चों को क्वेश्चन आता है सर क्वार्टर का मतलब क्या होता है, तो बेटा ध्यान देना, जनवरी से लेके मार्च, फिर अप्रैल से लेके जून, ठीक है, फिर जुलाई से लेके अक्टूबर, एंड बेटा नवंबर से लेके दिसंबर। ये हो गए आपके क्या, 4 क्वार्टर, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। तो इन्होंने क्या बोला, वैसे तो अगर हर मीटिंग आप 30 दिन के अंदर रखोगे तो वैसे तो 12 मीटिंग हो जाएगी, बट अगर आप चाहो तो इस लिमिट को बढ़ा दो, बट हर क्वार्टर में कम से कम क्या रखना, एक मीटिंग, मतलब सर साल भर के अंदर कितनी मीटिंग कंपलसरी हो गई, 4 मीटिंग कंपलसरी हो गई। अगर कमिटी ऑफ क्रिएटर का गठन हुआ है और वो लगभग मैटर, अब साल भर तो चलता ही नहीं, अपने को भी पता है 330 दिन के अंदर सीआरपी का मैटर पूरा क्लोज होना चाहिए, बस ये एक मेजर अमेंडमेंट थी। अब
सीआरपी के बारे में बात कर रहे हैं, तो पूरी बात चलाते बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बेटा सीआरपी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, अब क्या होता है ना, हर स्टेजेस ऑफ सीआरपी क्या करना पड़ता है, आपको फाइल करना पड़ता है। देर आर फॉर्म कॉल्ड CP1 से लेके CP5, है ना। हर स्टेज पे, मतलब सर कैसे, एडमिशन हुआ सीआरपी का, मतलब सीआरपी स्टार्ट हुआ, फिर कमिटी ऑपरेटर का गठन हुआ, फिर अप्रूवल आया किसी रिजोल्यूशन प्लान का, फिर वो रिजोल्यूशन प्लान हमने किसको सबमिट किया, कमिटी ऑपरेटर ने अप्रूव करके किसको दिया, एनसीएलटी को दिया, फिर एनसीएलटी ने भी उस प्लान को अप्रूव किया, फिर हम उसको क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। तो अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग फॉर्म नंबर है। अब मजेदार बात यह है, ये जो CP1 CP2 ये जो फॉर्म है ना, ये आपके मेन सिलेबस में नहीं दिए इन्होंने, इसके ऊपर क्या अमेंडमेंट डाल दी। तो आप इतना समझो कि जैसे जैसे एक एक स्टेज आगे बढ़ते हैं, हम लोगों ने पूरा स्टेज पढ़ा था ना कि सर डिफॉल्ट हुआ, डिफॉल्ट होने के बाद में क्रेडिटर कहाँ पे चल गए, ऑपरेशनल क्रेडिटर, फाइनेंशियल क्रेडिटर, या फिर खुद कॉर्पोरेट डेटर एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी ने आपका केस एडमिट किया तो गया CP1 तुम्हारा, फिर एनसीएलटी ने उसके बाद में मॉनिटोरियम लगाया, फिर उसके बाद में पब्लिक अनाउंसमेंट हुआ, आईआरपी का अपॉइंटमेंट हुआ, क्लेम आए, कमिटी ऑपरेटर का गठन हुआ, फिर आईआरपी अपॉइंट हुआ। तो दे द प्रोसेस, तो हर प्रोसेस पे अलग अलग फॉर्म होता है। तो बोलते हैं ये जो फॉर्म है ना, अब जनरली ये फॉर्म आपने कब तक फाइल करने चाहिए, जैसे ही वो स्टेज अप्रूवल आया, क्या अप्रूवल आने के अगले महीने के 10 तारीख तक, 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो CP1 से लेके CP5 तक जितने भी फॉर्म है वो अलग अलग स्टेजेस के हैं। तो आपको कब तक वो फॉर्म फाइल करने, जैसे वो इवेंट हुआ उसके अगले महीने के 10 तारीख तक। लेकिन एक फॉर्म है CP3B। CP3B क्या होता है बेटा, CP3B होता है जब रिजोल्यूशन प्लान आता है, हम कमिटी ऑफ क्रेडिटर से अप्रूवल लेते हैं, और कमिटी ऑफ क्रेडिटर से अप्रूवल लेने के बाद में हम किधर लेके जाते हैं, एजुडिकेटिंग अथॉरिटी, मतलब एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी एक तो उसको एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो रिजेक्ट करेगा। तो बोलते हैं जब एजुडिकेटिंग अथॉरिटी रिजोल्यूशन प्लान को क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है या रिजेक्ट कर रही है, वॉट एवर, आपको वो वाला फॉर्म विद इन 7 डेज, मतलब जिस दिन एक्सेप्ट हुआ जिस दिन रिजेक्ट हुआ वहां से 7 दिन के अंदर क्या करना है, फाइल कर देना है। ठीक है सर, ये फॉर्म किसको फाइल किया जाता है, बेटा यहाँ पर जो फॉर्म फाइल होता है वो होता है IBBI को, और कौन करता है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल करता है। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे आते हैं ऑथेंटिसियस, ये फॉर्म डिजिटली साइन होगा और इसको सर्टिफाइड एज अ करेक्ट कि हमने लॉ का कंप्लायंस किया है और ये फॉर्म सही बात कर रहा है। लेट फी अगर करोगे, मतलब अगर एक आधा फॉर्म फाइल करना था नहीं फाइल किया ना, तो फिर 500 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से आपको उसका एक्स्ट्रा पेनल्टी देना पड़ेगा। और सीरियस नॉन कंप्लायंस, और ये एक सीरियस नॉन कंप्लायंस माना जाता है, मतलब सर इसके बाद में डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, एक तो आरपी के ऊपर कि तुमने वो फॉर्म फाइल नहीं किया, या फिर आरपी की जो फर्म है उसके ऊपर। तो सर ये देखो, CP1 CIRP बिगिन हुआ, CP2 कमिटी ऑफ क्रिएटर का फॉर्मेशन हुआ, बेटा CP3 रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव किया कमिटी ऑफ क्रिएटर ने, और NCLT ने रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव किया CP4B, और बाद में फाइनल आउटकम ऑफ CRP CP5। ये सारे फॉर्म अगले महीने के 10 तारीख तक आपको क्या करने, फाइल करने हैं। लेकिन CP3B जो फॉर्म है वो अगले महीने के 7 तारीख तक नहीं बेटा, वो इमीडिएटली अप्रूवल के ही 7 दिन के बाद में। सर डज दिस अमेंडमेंट इज इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स यस। रीजन बीइंग क्या होता है ना, यहाँ से शायद MCQ दिख जाए, MCQ को अगर तुम छोड़ दोगे तो कहीं ना कहीं 2 मार्क आप लोग यहीं पे अपने क्या कर रहे हो, स्किप कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको मोटा मोटी अमेंडमेंट समझ में आया, मैं सारी अमेंडमेंट को आपको समअप करके दूंगा 5 से 10 मिनट के अंदर। लेकिन अभी जब आप लोग पढ़ रहे हो ना, तो लॉजिक के ऊपर ध्यान रखो। अब देखना, अमेंडमेंट भी जनरली उन लोगों को बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती है जिन लोगों ने इसको पढ़ा है। अगर आप लोग को डाउट होगा कि आपका इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड बहुत अच्छा नहीं है, तो मैंने एक 2.5 घंटे का वीडियो डाला है जिसके अंदर 50 केस स्टडीज तक मैंने डिस्कस किए हुए हैं। तो मेक श्योर उस वाली वीडियो को देख लेना। मैं बता दूं तो मार्क माय वर्ड, इतना डिटेल में एनालिसिस के साथ में, लॉजिक के साथ में, चीजों को बार बार रिवाइज करने के साथ में, और साथ ही साथ में क्या उसके क्वेश्चन आंसर के साथ में, पूरे यूट्यूब पे शायद किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। और मार्क माय वर्ड, ये तो मेरा सिर्फ कौन सा बैच है गाइस, रिवीजन है। इसी टॉपिक को हमको रेगुलर क्लास में पढ़ने के लिए 10 से 12 घंटे लग जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते गाइस। तो CP2 2 मंथ लेट अगर तुमने फाइल कर दिया, ठीक है, इफ RP फाइल 2 मंथ लेट तो आपको 1000 रुपीज़ के हिसाब से पेनल्टी लगेगी। क्यों, 500 रुपीज़ 1 मंथ का था तो 2 मंथ का। तो यहाँ पे कोर लॉजिक क्या है, अर्लियर IBBI रिसीव अ डिले और इनकम्प्लीट अपडेट अबाउट द CIRP में कहाँ पे क्या हो रहा है उसका डिले अपडेट आता था, पेनल्टी नहीं था। नाउ अ स्ट्रक्चर मंथली रिपोर्टिंग एंड द पेनल्टी, इसकी वजह से रियल टाइम मॉनिटर कर सकते हो इंश्योरेंस केस को। अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की, अगर नहीं करेगा तो आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, और फास्टर रेगुलेटरी ओवरसाइट होगा। अब इंश्योरेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ पर्सनल गारंटर, पर्सनल गारंटर मतलब क्या हुआ, ध्यान देना।
देयर इज अ पर्सन कॉल्ड मुकेश अंबानी। अब मुकेश अंबानी ने क्या किया, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के लिए गारंटी दी, तो ही इज अ पर्सनल गारंटर। ध्यान देना, एक होता है कॉर्पोरेट गारंटर, एक होता है पर्सनल गारंटर। व्हेन इंडिविजुअल गिव गारंटी तो उसको क्या बोलते हैं गाइस, पर्सनल गारंटर बोलते हैं। अब रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने क्या किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 10,000 करोड़ का लिया लोन, और इस लोन के अंदर क्या कर दिया, डिफॉल्ट। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाके किसको पकड़ेगी, मुकेश अंबानी। अब मुकेश अंबानी इंडिविजुअल है, कभी भी इंडिविजुअल का केस जो होता है वो जाता है डीआरटी के अंदर, डेप रिकवरी ट्राइब्यूनल के अंदर जाता है इंश्योरेंसी का। लेकिन इसका केस डीआरटी में नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि वो लॉ तो अभी अपडेट होना ही बाकी है। इसका केस कहाँ पे जाएगा, एनसीएलटी। क्यों, क्योंकि ये व्यक्ति गारंटी किसके लिए दे रहा है, किसी कॉर्पोरेट डेटर के लिए गारंटी दे रहा है ना, तो इसका मैटर कहाँ पे जाता है, एनसीएलटी में। जब एनसीएलटी में मैटर जाता था ना, तो सबसे पहले मुकेश अंबानी को बोलते थे कि बेटा तू एक रिजोल्यूशन प्लान, नहीं सॉरी, रीपेमेंट प्लान बना के दे दे। रीपेमेंट प्लान मतलब कि भाई किस तरीके से तू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को समय समय पे पैसे देने वाला है। अब ये क्या करता था मुकेश अंबानी भाई, अपने टालम टाल करते थे, मतलब देंगे नहीं देंगे, आज देंगे कल देंगे। अब यहां पर आ गई अमेंडमेंट, क्या बोलता है, आपको पर्सनल गारंटर को क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा अपना रीपेमेंट प्लान। अगर तूने ये प्लान सबमिट नहीं किया तो तेरी बैंड बजाएंगे हम लोग, मतलब किसको चुगली करेंगे, आईबीबीआई को। तो क्या बोला है, आरपी आफ्टर अप्रूवल ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर, वो एप्लीकेशन दे देगा किसको, एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, कि इन्होंने अभी तक कोई रीपेमेंट प्लान सबमिट नहीं किया है। और उसके बाद में एजुडिकेटिंग अथॉरिटी आपके ऊपर क्या कर सकती है, इश्यू कर सकती है आपको फर्दर डायरेक्शन, या प्रोसीड कर सकती है आपके अगेंस्ट में। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉपर मिस्टर ए इज अ पर्सनल गारंटर ऑफ द लोन ऑफ 5 करोड़ टू XYZ लिमिटेड, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग स्टार्ट हुआ, मिस्टर ए ने फेल टू सबमिट द रिजोल्यूशन प्लान, तो आरबी अप्रूवल फ्रॉम द सीओसी, पहले तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल सीओसी से अप्रूवल लेकर एप्लीकेशन मारेगा किसको, एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। फिर एजुडिकेटिंग अथॉरिटी बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग या रिकवरी ऑक्शन कुछ भी शुरू करेगी पर्सनल गारंटर के अगेंस्ट में। लॉजिक क्या है सर, पर्सनल गारंटर डिले करता था प्रोसेस को, रिजोल्यूशन प्लान सबमिट नहीं करता था, तो आरपी इज फॉर्मली इन्फॉर्म करता है अब इस बात को किसको, अथॉरिटी को, और इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कुड गेट स्टक, पहले रुक जाती थी क्योंकि प्लान ही नहीं आया, तो हम लोग क्या करें, तो अब अथॉरिटी आपके अगेंस्ट में एक्शन ले सकती इमीडिएटली। अमेंडमेंट नंबर 7 क्या बोलता है गाइस, CIRP रेगुलेशन, भाई साहब इंस्टीट्यूट ने डाला हुआ है, भयंकर 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 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है ये। ठीक है, मुझे लगता है यार बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इसके ऊपर दिसंबर में भी क्वेश्चन आना चाहिए, बट नॉट सेम सो। ठीक है, दिस प्रोटेक्ट द होम बायर एंड इंश्योर द कंप्लीशन ऑफ द स्टॉल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द CRP। अब मान के चलो एक कंपनी है, कौन सी कंपनी लेते हैं हम लोग, लेट्स से पुणे के अंदर एक है नैती बिल्डर, नैती बिल्डर। अब नैती बिल्डर के अगेंस्ट में किसी ने CIRP कमेंस कर दिया, मतलब किसी ने एप्लीकेशन डाला कि बोले नैती बिल्डर जो है उसको इंसॉल्वेंट घोषित करो और उसको रिवाइवल का कोशिश करो। मान के चलो ये मैटर कहाँ पे चले गया, एजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, और एजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने इसको एडमिट भी कर दिया, मतलब अप्रूव कर दिया, हाँ CRP कमेंस करो। जैसे ही CRP कमेंस होता है, एक तो लगता है मॉरिटोरियम, कि आज के बाद में नैती बिल्डर के ऊपर कोई सूट फाइल नहीं कर सकता। उसके बाद में नैती बिल्डर अपनी एसेट को सेल परचेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से क्या लग जाता है, स्टे ऑर्डर आ जाता है। दूसरा आपको देना पड़ता है पब्लिक अनाउंसमेंट, और आपका अपॉइंटमेंट होता है IRP का। अब सुनो, नैती बिल्डर्स पे क्या आ गया, स्टे ऑर्डर आ गया, मॉरेटोरियम लग गया, मतलब ये अपनी एसेट को आगे किसी को दे नहीं सकते। बट नैती बिल्डर्स का काम क्या है, घर बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, कंस्ट्रक्शन करना। तो बोलते हैं भले ही इनके अगेंस्ट में CRP कमेंसमेंट चालू हो चुका होगा, लेकिन अगर कोई होम बायर है जिसने अपनी पूरी इनकम कहाँ पे लगा दी बेटा, घर के कंस्ट्रक्शन में, और बोले CRP कमेंसमेंट है, लेकिन आप तो जब तक CRP कमेंस होता है, आपने पढ़ा होगा कंपनी को गोइंग कंसर्न रखना, मतलब कंपनी के काम शुरू रहने चाहिए। अगर एक आधा घर रेडी हो चुका है तो भले ही स्टे ऑर्डर है, इनको अपनी प्रॉपर्टी किसी को देना अलाउ नहीं है, बट ये अपनी प्रॉपर्टी होम बायर को दे देंगे। ये आया अमेंडमेंट। स्टे ऑर्डर में आप अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन इन केस ऑफ रियल एस्टेट अगर आपका कंस्ट्रक्शन पूरा रेडी हो चुका है, भले ही आपके ऊपर CRP कमेंस हो गया, भले ही आपका मॉरेटोरियम लग गया, जो होम बायर है उनको आप लोग क्या दे दोगे, आप उनका पोजीशन दे दोगे, वो पोजीशन को नहीं रोकोगे। यह आया पहले अमेंडमेंट। तो प्रोसेशन या पोजीशन टू द होम बायर ड्यूरिंग द CRP अलाउ कर दिया है। तो अर्लियर द मॉरेटोरियम स्टॉप कर देता था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी,
पोजीशन यूजुअली डिले हो जाता था, लेकिन अब होम बायर कैन रिसीव द पोजीशन ड्यूरिंग द सीआरपी इफ द सीओसी अप्रूव, अगर कमिटी ऑफ क्रेडिटर क्या करती है, अप्रूव कर देती है। तो होम बायर हु ऑलरेडी पेड अ फुल अमाउंट शुड नॉट सफर, ये उसके पीछे का हो गया लॉजिक। आगे क्या हुआ है, अब क्या होता है, 1000 होम बायर है, 1000 लोगों को वहां पे घर मिलने वाले हैं। ये लोग कैसे कम्युनिकेट करेंगे रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के साथ में, इनको तो इतना ज्ञान भी नहीं होता है। तो अपॉइंट करेंगे किसको, एक फैसिलिटेटर, जो क्या करेगा, होम बायर के बिहाफ में रिजोल्यूशन प्रोफेशनल से बात करेगा। अब जो अथॉरिटी होती है रेरा के अंदर, रेरा रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, बेटा अर्लियर इसको ऑपरेशनल क्रिएटर माना जाता है, बट अब इसको फाइनेंशियल क्रिएटर माना जाता है, और ये कमिटी ऑफ क्रिएटर का पार्ट बनती है। तो यही बोला है, डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है नाउ, पहले इसको क्या करते थे, ऑपरेशनल क्रिएटर माना जाता था, है ना। तो इसलिए क्या नहीं, कमिटी ऑफ क्रिएटर में सिर्फ फाइनेंशियल क्रिएटर आते, तो वो कमिटी ऑफ क्रिएटर में नहीं आती थी, बट नाउ दे कैन पार्टिसिपेट इन द कमिटी ऑफ क्रिएटर और प्रोजेक्ट रिलेटेड डिसीजन के अंदर। तो सर इसके वजह से क्या हुआ, इंपॉर्टेंट अप्रूवल एंड लैंड इश्यू हैंडल फास्टर हो जाएगा। रेरा अप्रूवल स्टेटस, नो स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट पहले के जमाने में टू रिव्यू द रेगुलेटरी अप्रूवल, अब क्या बोला है, आरपी मस्ट सबमिट रिपोर्ट विद इन 60 डे अबाउट द रेरा रजिस्ट्रेशन अप्रूवल। समय समय पे आपको रेरा को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, और फिर रेरा आपके ऊपर मॉनिटर करेगा। सीओसी कैन क्रिएट मॉनिटरी कमिटी टू ट्रैक द कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस। तो मतलब क्या होता है ना, देखो पोजीशन दिया नहीं दिया, अपडेट करते रहो किसको, रेरा अथॉरिटी को, और सीओसी भी इसके ऊपर क्या करेगी, ट्रैक। ठीक है, तो देखो, इट हेल्प अंडरस्टैंड वेदर द प्रोजेक्ट इज रियलिस्टिक, कैन बी कंप्लीटेड और नॉट, इंश्योर द बिल्डर एक्चुअली कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो ये हो गया आपका अमेंडमेंट। तो मोटा मोटी क्या अमेंडमेंट आया, देखना सबसे सिंपल है, होम बायर को पोजीशन मिल जाएगा भले ही मॉरिटोरियम लगा हुआ है, फैसिलिटेटर अपॉइंट करेंगे रिजोल्यूशन प्रोफेशनल से बात करने के लिए। अब आपका जो लैंड अथॉरिटी है वो कमिटी ऑफ क्रिएटर का पार्ट बन सकती है और रियल एस्टेट से रिलेटेड डिसीजन ले सकती है। इसके अलावा सर रेरा अप्रूवल स्टेटस ये आपको किसको देना पड़ेगा, अथॉरिटी को देना पड़ेगा, और मॉनिटर करते रहना चाहिए कि प्रोडक्ट कंप्लीट हो, मतलब प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या उसको रोक दिया गया। ठीक है, सेबी के अंदर अमेंडमेंट है। अब बच्चा सेबी बोलने से डरता है, लेकिन बहुत ईजी है। अब है ना, इस सेबी को समझने के पहले अपने को एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, लिस्टेड कंपनी। याद करना, लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम लोग पढ़े थे। क्या, अगर एनी कंपनी, कोई भी कंपनी की एनी सिक्योरिटी, किसी भी कंपनी की कोई भी सिक्योरिटी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, तो इस कंपनी को हम लोग क्या बोलते थे, लिस्टेड कंपनी बोलते थे। ठीक है, अब लिस्टेड कंपनी ये बहुत रिस्ट्रिक्टेड वर्ड है, क्यों सर, बिकॉज लिस्टेड कंपनी जो होता है वो कंपनी एक्ट में यूज किया जाता है, बट सेबी एक्ट के अंदर लिस्टेड कंपनी वर्ड यूज नहीं करते, तो क्या वर्ड यूज करते हैं, लिस्टेड एंटिटी। क्या वर्ड यूज करते हैं, लिस्टेड। तो ये समझ में आ रहा है, यहाँ पर कंपनी वर्ड यूज करते हैं, यहाँ पे एंटिटी वर्ड यूज करते हैं। तो लिस्टेड कंपनी एंड लिस्टेड एंटिटी इज डिफरेंट कंसेप्ट। अब ध्यान देना, लिस्टेड कंपनी में इन्होंने दे दिए थे 3 एक्सेप्शन, लेकिन उसमें से 2 ही एक्सेप्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके 2 एक्सेप्शन है, वैसे 3 है, इसके लिए, इस टॉपिक के लिए जो अमेंडमेंट है उसके लिए 2 एक्सेप्शन है। क्या, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है और उसके नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर लिस्टेड हो गए, सर प्राइवेट कंपनी के शेयर तो लिस्ट ही नहीं होते बेटा, शेयर लिस्ट कहाँ पे है, मैं बोल रहा हूँ नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। नहीं सर प्राइवेट कंपनी लिस्ट हो ही नहीं सकती, बेटा लिस्ट हो सकती है, शेयर लिस्ट नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते। फिर सेक्शन नंबर 23 बोलता है कि आप प्राइवेट कंपनी आईपीओ लेकर नहीं आ सकते, इसलिए प्राइवेट कंपनी के शेयर कभी भी लिस्टेड नहीं हो सकते। लेकिन वहीं पे अगर मैं आप लोगों से बात करूं, क्या क्या प्राइवेट कंपनी के डिबेंचर लिस्ट हो सकते हैं, आंसर इज नो। क्यों, अगर डिबेंचर कन्वर्टिबल है तो कल जाके शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो भी लिस्ट नहीं हो सकता है। हाँ, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर जरूर लिस्ट हो सकते हैं। तो प्राइवेट कंपनी जिसका नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर लिस्टेड है ना, उसको हम लोग लिस्टेड नहीं मानते थे। उसी तरीके से अगर कोई पब्लिक कंपनी है जिसका इक्विटी शेयर लिस्टेड नहीं है बट उसका नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर लिस्टेड है, तो ऐसी पब्लिक कंपनी को भी हम लोग लिस्टेड कंपनी नहीं मानते थे। जिसका इक्विटी लिस्टेड नहीं है, क्या लिस्टेड है, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, जो प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे रेस किया था। अब मैं मान के चलता हूँ यार, लिस्टेड कंपनी तुमने पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। इस लेवल पे फाइनल पे आके तुम बोलोगे नहीं पता है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है गलत है। नहीं तो फिर जो रिवीजन लेक्चर आएगा उसमें देख लेना। यहाँ तक समझ में आया आपको। अब इन्होंने क्या बोला,
बस इसका एक्सेप्शन लाया। अगर कोई कंपनी है जिसका इक्विटी लिस्टेड नहीं है तो उसका क्या लिस्टेड है, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर या नॉन कन्वर्टिबल डेब्ट सिक्योरिटी, और अगर वो एक लिमिट से ज्यादा है तो बेटा हम आपको हाईली डेप्ट, देखो क्या लिस्टेड है, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर क्या है, डेप्ट होता है ना, हाईली डेप्ट लिस्टेड एंटिटी मानेंगे और आपको भी लिस्टेड कंपनी के जो जो कंप्लायंसेस है वो करने पड़ेंगे। बस यही आया। तो हाई वैल्यू डेप्ट लिस्टेड एंटिटी मतलब अगर आप डेप लिस्टेड है नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर और आपकी इक्विटी शेयर लिस्टेड नहीं है और बेटा वो डेप लिस्टेड है, उसकी वैल्यू अगर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा की है तो आपकी एंटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, हाईली डेप लिस्टेड एंटिटी बोलेंगे। जैसे ही आपको हाईली डेप लिस्टेड एंटिटी बोला, एग्जांपल एबीसी इंफ्रा लिमिटेड या एबीसी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, आपके 1500 करोड़ के नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर लिस्टेड है और आपके इक्विटी शेयर लिस्टेड नहीं है, फिर भी हम आपको हाईली डेप क्या हाई वैल्यू डेप लिस्टेड एंटिटी बोलेंगे। अब आपके रेगुलेशन क्या है, आपकी कंपनी में कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए और 50% का बोर्ड तो नॉन एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। अब जो तुम्हारे कंपनी के डायरेक्टर है वो मैक्सिमम 7 ही कंपनी में डायरेक्टर रह सकते हैं और मैक्सिमम 3 ही कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह सकते हैं, बाकी वो इंडिपेंडेंट रहे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद में आपको ये सारी कमिटी बनाना मैंडेटरी है, ऑडिट की, एनआरसी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। अब इसके अलावा आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे आपके रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। अगर आपके टर्नओवर का 5% से ज़्यादा कोई ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी से हो रहा है तो वो मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन माना जाएगा। अगर आप कोई मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लगेगा, डिबेंचर होल्डर का अप्रूवल लगेगा और हाफ ईयर बेसिस पे इस मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का क्या होगा, रिपोर्टिंग होगा। ठीक है, और सेक्रेटरियल ऑडिट कराना भी आपको कंपलसरी है, आपको कंप्लायंस रिपोर्ट लगेगा कि आप हाईली डेप हाई वैल्यू डेप लिस्टेड एंटिटी हो और मटेरियल, सारी बातें आपका, सिर्फ आपका नहीं, आपकी मटेरियल सब्सिडरी का भी क्या होगा, सेक्रेटरी ऑडिट होगा। तो ओवरऑल क्या हुआ, पहले तो आपको हाई, आपके अगर इक्विटी लिस्टेड नहीं है, डेप सिक्योरिटी नॉन कन्वर्टिबल डेप सिक्योरिटी लिस्टेड है कितना, 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा, तो आपको हाई वैल्यू डेप लिस्टेड एंटिटी बोलेंगे। क्या बोला है, आपकी इक्विटी लिस्टेड नहीं है लेकिन आपके नॉन कन्वर्टिबल डेप सिक्योरिटी लिस्टेड है 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा, तो आपको हाई वैल्यू डेप लिस्टेड एंटिटी बोलेंगे। वापस बोलो, हाई वैल्यू डेप लिस्टेड एंटिटी बोलेंगे। आपके बोर्ड के अंदर एक वुमेन डायरेक्टर होने चाहिए, 50% नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए, मैक्सिमम 7 कंपनी में तुम्हारे लोग डायरेक्टर रह सकते हैं, एग्जीक्यूटिव और क्या बोल सकते हैं डब्ल्यूटीडी कितने कंपनी, एमडी डब्ल्यूटीडी कितने दिन जगह पे रह सकते हैं, 3 जगह पे, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने भी लगो, आपको कुछ कमिटी बनानी पड़ेगी। मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो रहा है तो ऑडिट कमिटी, डिबेंचर होल्डर का अप्रूवल लगेगा, हाफ ईयरली बेसिस पे इसका रिपोर्टिंग करना पड़ेगा और आपके मटेरियल सब्सिडरी के भी सेक्रेटरी ऑडिट होगा, मतलब आपका तो होगा प्लस मटेरियल सब्सिडरी। XYZ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर आपकी लिस्टेड है 1200 रुपये के, इक्विटी शेयर लिस्टेड नहीं है, एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करो, 50% नॉन एग्जीक्यूटिव बोर्ड होना चाहिए, ये कमेटी का गठन करना, 1200 का टर्नओवर है और 80 करोड़ का आपका क्या हुआ है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन 5% से ज़्यादा है तो मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन अप्रूवल लगेगा, ऑडिट कमेटी डिबेंचर होल्डर का, हाफ ईयरली इसका आप लोग क्या लोग हैं, कंप्लायंस करोगे और सेक्रेटरी ऑडिट आपको मैंडेटरी हो गया, ये होगी अमेंडमेंट। सर इसके अलावा CCI कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अच्छा सुनना, हमने बोला था जैसे जो जियो आया था, हम बोलते हैं जो कॉस्ट है, अगर किसी चीज़ को बनाने के लिए 100 रुपये खर्चा आ रहा है, ठीक है, आपको भी और आपके कॉम्पिटिटर को भी, कॉम्पिटिटर उसको सेल कर रहे हैं 120 रुपये में, आप बोलते हैं मैं 90 रुपीज़ में सेल करूंगा, डोंट यू थिंक आप तो कॉस्ट के नीचे सेल कर रहे हो, क्यों, क्योंकि आज आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप लॉस को बियर कर सकते हो, लेकिन आपका जो कॉम्पिटिटर है शायद वो लॉस को बियर नहीं कर सकता, वो इतना बड़ा टेक प्लेयर नहीं है। तो सोचो ना, जब जियो मार्केट में आया, आपको नहीं लगता है डोकोमो मार्केट के बाहर चले गया, टेलीनॉर मार्केट से बाहर चले गया, इसके अंदर एयरसेल बोलकर एक सिम था वो मार्केट से बाहर गया, BSNL को कोई पूछ नहीं रहा आज के डेट में, बेटा इसके अलावा वोडाफोन आइडिया को मर्ज होना पड़ा, इसको बोलते हैं प्रिडेक्टरी प्राइस, समझ में आ रहा है। तो ऐसे वाले केस में आपको रोका जा सकता है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू। अब ये क्वेश्चन आया है प्रिडेक्टरी प्राइस कैसे कैलकुलेट करें, तो इन्होंने बेस लिया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मतलब सर कैसे निकालते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो एग्जांपल देखो, मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना रहा है 200 करोड़ डिवाइडेड बाय आउटपुट 100 करोड़, तो आ गया 20 रुपीज़ पर यूनिट, और अगर कोई इसको सेल कर रहा है 15 रुपये के लिए, 15 रुपये में, डोंट यू थिंक वो मेरे कॉस्ट से भी नीचे में सेल कर रहा है, यस और नो, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीडेटरी प्राइस बोलते हैं।
और यहाँ पर अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन माना गया। अब इन्होंने क्या बोला है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, इसको हमने बेंचमार्क मान के चला है। इसके नीचे अगर आप सेल कर रहे हो तो प्रीडेटरी क्या बोलता है यार उसको, प्रीडेटरी प्राइसिंग बोलेंगे। हाँ, अगर आप चाहो तो इसके अलावा दूसरे कॉस्ट को भी इंक्लूड कर सकते हो, एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज, है ना। लेकिन वहाँ पर आपको रीज़न देना पड़ेगा, सीसीआई को जस्टिफाई करना पड़ेगा। एक्सपर्ट एडवाइजरी की बात है, रिमीडिएट एक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो नो स्टैंडर्ड कॉस्ट बेंचमार्क था कभी, कैलकुलेशन किस बेंचमार्क में करना है, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, किस पे, कुछ नहीं था। अब इन्होंने यूनिफॉर्म कॉस्ट कैलकुलेशन बनाया, बेटर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रीडेटरी प्राइसिंग बनाया हुआ है, और फेयर कंपटीशन इन मार्केट हो जाएगा अब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई, बेटा आरबीआई पहले ना अपनी किसको, एनबीएफसी को क्लासिफाई करता था, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, नॉट डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। अब इस सिस्टम को हटा दिया, बोले अब हम लोग एनबीएफसी को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ एनबीएफसी, एक्टिविटी ऑफ एनबीएफसी एंड द रिस्क लेवल ऑफ द एनबीएफसी। समझ में आ रहा है क्या? तो वैसे जैसे फॉर एग्जांपल स्मॉल एनबीएफसी विथ 200 करोड़ तो लाइटर रेगुलेशन, अगर कुछ एनबीएफसी 50,000 करोड़ है तो इनके लिए ज़्यादा स्ट्रिक्टर रेगुलेशन बनेंगे। तो बोला ये गलत तरीका होता है था जो हम लोग एनबीएफसी को क्लासिफाई करते थे। अब जो एनबीएफसी को क्लासिफाई किया जाएगा उसकी साइज, उसकी एक्टिविटी, उसके रिस्क लेवल पे किया जाएगा। सर इसके अलावा आते हैं आरबीआई। बेटा आरबीआई ने क्या कर दिया, जितनी भी बैंक है शेड्यूल बैंक, इनको बोल दिया आपकी जो वेबसाइट रहेंगे उसमें बैंक.इन या फिर fin.in वर्ड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है, आपको मैसेज आते हैं बहुत सारे, वो लिखा होता है एचडीएफसी, आप उस पर क्लिक करो, आप गलत वेबसाइट पे चल जाते हो जो फिशिंग मेल होते हैं, और आपका अकाउंट खाली हो जाता है क्योंकि आप गलत इन्फॉर्मेशन भर देते हो। तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा क्या है, तो ये आपको कब तक करना है, तो इसका डेडलाइन दिया आपको 31 अक्टूबर 2025। और टू इम्प्रूव द साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल बैंकिंग, जैसे एग्जांपल xyzbank.com होगा, नहीं चलेगा। xyz बैंक, एक तो डॉट बैंक इन आगे लिखो या फिर fin.in आगे लिखो, बस ये एक अमेंडमेंट आया। इसके अलावा सर एमएसएमई की लिमिट रिवाइज हो चुकी है, आप लोगों को भी पता है कि सर एक एंटरप्राइज को माइक्रो कब बोला जाता है। एक तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 2 करोड़ से कम होना चाहिए, ठीक है, नॉट मोर देन 2। अगर सर 2 करोड़ से ज़्यादा होगा तो फिर आप आ जाते हो स्मॉल में, बट नॉट एक्सीडिंग 25 करोड़। और सर 25 करोड़ से ज़्यादा होगा तो फिर आप आ जाते हो मीडियम में। वहीं पे अगर आप इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर लो, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा 10 करोड़, 100 करोड़ और 500 करोड़। तो ये आपका एमएसएमई के अंदर रिवाइज हुआ है लिमिट, ये मैंने ऑलरेडी पहले भी क्लैरिफिकेशन आपको दिया था, ठीक है। अब सर इसको क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो आपको थोड़ा सा याद आना चाहिए कि जब इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हैं तो उस समय में बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, फिक्चर को काउंट नहीं करते हैं। इसके पीछे भी बहुत लॉजिक है। क्या? देखो क्या है, अगर मेरे को 10 एकड़ लैंड लेनी है गांव में और 10 एकड़ लैंड लेनी है अगर मेरे को मुंबई में, तो अगर गांव की मैं बात करूँ तो 10 एकड़ लैंड आपको माइट भी 20 लाख में मिलेगी, लेकिन वही मुंबई में 10 एकड़ लैंड लेने के लिए 10 करोड़। तो डोंट यू थिंक एक एंटिटी ने सेम लेवल का लैंड परचेस किया है, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो गया है 20 लाख का, तो आप किस में आ रहे हो, माइक्रो एंटरप्राइज में। सेम आपका मुंबई में है, आपने 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो आप किस कैटेगरी में आ रहे हो, स्मॉल वाले में। तो डेफिनेटली माइक्रो को स्मॉल से थोड़े ज़्यादा बेनिफिट रहेंगे ना। तो इसलिए क्या बोला हुआ है कि ये लैंड, बिल्डिंग, ये अलग अलग जगह के अलग अलग रेट होते हैं, इसलिए इसको एक्सक्लूड करते हैं। वहीं पे एनुअल टर्नओवर के अंदर आपको याद होना चाहिए, जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं ना उसको एक्सक्लूड करते हैं। उसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि जो एक्सपोर्ट होता है उससे इंडिया का फॉरेन क्या बढ़ता है, फॉरेक्स बढ़ता है। तो इंडिया नहीं चाहती कि अपने ये लोग है ना लिमिट के अंदर रहने के लिए एक्सपोर्ट ना करें। अरे तुम एक्सपोर्ट करो, बोले हमारा टर्नओवर बढ़ जाएगा, हम लोग स्मॉल मीडियम के बाहर चल जाएंगे, बोले टेंशन मत लो, हम उसको टर्नओवर में काउंट ही नहीं करेंगे। अब इसके बाद में सर लॉजिक वगैरह मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। बेटा I4C, ये तो एकदम फालतू वाला अमेंडमेंट क्यों दिया मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है, बट ठीक है दे दिया तो दे दिया। मतलब लॉजिक मेरे को समझ में आ रहा है, बट तुम्हारे सिलेबस में क्या को डाला। तो हमने पढ़ा है मनी लॉन्ड्रिंग लॉ, जिसके अंदर बैंक्स को क्या करना पड़ता है, रिपोर्टिंग करना पड़ता है बार बार। समझ में आ रहा है? तो इन्होंने क्या बोल दिया, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो होते हैं ना, इनको भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के डेफिनेशन में ले लिया। सर इसका इम्पैक्ट क्या बढ़ेगा, जो I4C, मतलब I4C का मतलब ये है इंडियन I और 4 C साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, है ना। नाउ फॉर्मली रिकॉग्नाइज अंडर PMML एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलकर इसको रिकॉग्नाइज किया है। इन्फॉर्मेशन, अब इनके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है कि साइबर क्राइम हो रहा है
ये भी किसके साथ में शेयर करेंगे, ईडी के साथ में, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के साथ में। फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइबर क्राइम एंड एएमएल एनफोर्समेंट, तो दोनों मिलकर फिर सामने वाले की बैंड बजाएंगे और रियल टाइम ट्रैकिंग होते रहेगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है, साइबर फ्रॉड गैंग स्टील 3 करोड़ रुपीज थ्रू ऑनलाइन फिशिंग। तो विक्टिम ने रिपोर्ट किया किसको, साइबर क्राइम पोर्टल पे। अब साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल जो रहेगा वो क्या करेगा, कैन इन्वेस्टिगेट करेगा, ट्रैक द बैंक अकाउंट एंड द डिजिटल वॉलेट यूज। फिर सस्पिशियस फंड मूवमेंट उसको लगा तो वो किसको बताएगा, ईडी को बताएगा। फिर ईडी उसकी क्या करेगा, मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इन्वेस्टिगेशन करेगा। फालतू वाली बात है। अमेंडमेंट आईसीडीआर, अब ये मेजर अमेंडमेंट है। प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन जो मिनिमम होता है, लेट्स से 30% प्रमोटर का मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन है। टोटल प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन है 30%, जिसमें प्रमोटर का मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 20 और एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 10। तो ऐसे वाले केस में क्या बोला है, जो प्रमोटर का मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 18 महीने तक लॉक इन रहेगा, उसको वो यूज़ नहीं कर सकता। जो एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, जैसे 30% 20% मिनिमम बोला था ना, तो 10% एक्स्ट्रा था, उसको भी आप होल्ड करने के बाद में 6 महीने तक क्या नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते, और लॉक इन रहेगा। इफ़ द मेच्योरिटी इशू प्रोसीड आर यूज फॉर द कैपिटल, वो छोड़ो। तो यहाँ पे ये आ गया लॉजिक वगैरह में, और ये हमने रेगुलर क्लास में भी सारी बातें डिटेल में पढ़ी हुई है। आगे बढ़ते सेबी आईसीडीआर की अमेंडमेंट्स। अब देखो रिफंड टाइम लिमिट चेंज हो गया। पहले क्या बोलते थे कि 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो 15 दिन में रिफंड करो, अब उसको बोलते हैं 4 दिन में रिफंड करो। ये ऑलरेडी हमने कर लिया है रेगुलर क्लास में। तो 10 तारीख को आईपीओ क्लोज हुआ, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया, पहले बोलते थे 25 तारीख तक रिफंड करो, अब क्या बोलेंगे 4 दिन, मतलब 14 तारीख तक ही रिफंड कर दो। एलिजिबिलिटी, जब इश्यूअर अपने सिक्योरिटी इशू करता है तो उसके ऊपर कुछ क्राइटेरिया, डिस्क्वालिफिकेशन, ये लोग इश्यूअर नहीं बन सकते। तो उसमें था कि आईपीओ इज नॉट अलाउ इफ द प्रमोटर डायरेक्टर इज विलफुल डिफॉल्टर। अब विलफुल डिफॉल्टर के जगह पे वर्ड कवर कर लिया फ्रॉडुलेंट बोरोवर, ठीक है। तो इन्होंने अपनी स्कोप को बढ़ा दिया। आगे मॉनिटरिंग आईपीओ, बेटा आईपीओ मॉनिटरिंग बाय बैंक एंड द पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंटिल 90% प्रोसीड यूटिलाइज। आईपीओ से तुमने 100 करोड़ रेज किया था, 1000 करोड़, जब तक 90% 95% यूटिलाइज नहीं करता था, बैंक वगैरह आप पे ध्यान देती थी। अब ये हट गया, बोलते जब तक पूरा 100% यूटिलाइज नहीं होगा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आपके ऊपर ध्यान देगी। फालतू वाली बातें, आगे बढ़ते। अगर इश्यू अदर देन बुक बिल्डिंग प्रोसेस होगा, तो हम लोगों ने पढ़ा था एक होता है बुक बिल्डिंग प्रोसेस, एक होता है अदर देन बुक बिल्डिंग प्रोसेस, मतलब फिक्स प्राइस मेथड। तो वहाँ पे बोला है रिटेल इन्वेस्टर, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है ना, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, इसका मिनिमम क्या बोला हुआ है गाइस, मिनिमम अलोकेट इसको कितना होना चाहिए 50%। पहले ये रेशियो कितना हुआ करता था 30%। तो ये भी अमेंडमेंट है, जबकि मैंने ऑलरेडी अमेंडमेंट ही पढ़ाया हुआ है जब आपको पढ़ाया था, ठीक है। सेबी, ये आया एक मेजर अमेंडमेंट, बहुत ही प्यारा अमेंडमेंट था। क्या, मानो मुकेश अंबानी है, अब मुकेश अंबानी के पास ऑलरेडी इनसाइडर, ही इज अ इनसाइडर, इसके पास हमेशा ही क्या होती है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की इंटरनल यूपीएस है, मतलब तुम्हारी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, सेंसिटिव, मार्केट में अगर पता चला तो शेयर प्राइस अप एंड डाउन हो सकते हैं ना, अनपब्लिश सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे लोग क्या है, जो इनसाइडर है वो ट्रेडिंग तो कर नहीं सकते, लेकिन ये ट्रेडिंग कब कर सकते हैं, अगर ये अपना एक ट्रेडिंग प्लान सबमिट करे तो पहले लॉ होता था कि जिस दिन आपने ट्रेडिंग प्लान सबमिट किया उसके अगले 6 महीने तक आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। अब वो 6 महीने को कम करके 120 दिन, मतलब 120 दिन के बाद में आप ट्रेडिंग प्लान दे सकते हो, जिसके अंदर आप 120 दिन के बाद में किस दिन कौन सा शेयर परचेस करने वाले हो, कौन सा शेयर सेल करने वाले हो, ये बता सकते हो। तो मतलब इनसाइडर भी क्या कर सकता है, सिक्योरिटी में डील कर सकता है, लेकिन उसको क्या देना पड़ता है, उसको देना पड़ता है ट्रेडिंग प्लान। अब ट्रेडिंग प्लान देने के बाद में पहले 6 महीने तक आप उस सिक्योरिटी में डील नहीं कर सकते थे, 6 महीने के बाद वाला प्लान देना पड़ता था, लेकिन अब कितने दिन के बाद वाला प्लान दे सकते हो, 120 दिन के, ठीक है। ओमिशन, पहले क्या होता था, जब आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, ठीक है, वहां से 20 डेज बिफोर तक, मतलब मानो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च तक, तो वहां से 30 डेज मतलब 10th ऑफ मार्च तक, है ना, इसके बीच में आपने भले ही ट्रेडिंग प्लान दिया फिर भी आप शेयर सेल परचेस नहीं कर सकते थे। और उसके बाद में मिनिमम और 2 ट्रेडिंग डे आफ्टर द रिजल्ट इज डिस्क्लोज, और आप एजीएम में इसका रिजल्ट आता था, हाँ, एजीएम में रिजल्ट आने के बाद में भी 2 दिन आप ट्रेडिंग प्लान भले ही दिया होगा लेकिन आप ट्रेड नहीं कर सकते थे। अब इस रिक्वायरमेंट को हटा दिया। आगे मैंडेटरी, जब ट्रेडिंग प्लान दे रहे हो उसके अंदर ये आपको बताना पड़ेगा ट्रेड साइज कितना है, नेचर ऑफ शेयर, बाय करोगे सेल करोगे,
टाइम पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 कॉन्जिक्यूटिव ट्रेडिंग डे। ठीक है, आप एकदम एक तो स्पेसिफिक डेट बता दो, किस दिन मैं सेल करूंगा, किस दिन मैं परचेस करूंगा। या फिर आप है ना ऐसे बता दो, 10 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक मैं सेल परचेस करूंगा, सेल करूंगा नहीं तो परचेस करूंगा। अब ऐसे नहीं बता सकते 10 जनवरी से लेके 20, क्यों? वो एक्सीडिंग 5 डेज हो रहा है तो वो अलाउ नहीं है। अब इसके बाद में क्या बोला है कि पहले अगर आपने बोला था तो आपको उस दिन बाय करना ही पड़ता था। अब तुम पैरामीटर लगा सकते हो, क्या? अपर प्राइस और लोअर प्राइस। मतलब मान के चलो शेयर का प्राइस 100 रुपये, आप लिमिट लगा दो आज के डेट में कि अगर 120 रुपये तक प्राइस होगा तो ही मैं परचेस करूंगा, उससे ज़्यादा शेयर का प्राइस होगा आई विल नॉट परचेस। मतलब आप बच गए, नहीं तो क्या होता था कभी कभी प्राइस चल जाता 500 और आपको ट्रेडिंग प्लान दिया उस दिन शेयर परचेस करने ही पड़ते थे। अब आप पैरामीटर डाल सकते हो। दूसरा, 100 रुपये का शेयर है, उस दिन मान के चलो 80 रुपये, आप लिमिट लगा सकते हो 80 के नीचे तक जाए, मेरे को शेयर सेल करना है। आज 100 रुपये में है, उस दिन अगर 150 में रहेगा तो मैं सेल करूंगा, 90 में रहेगा तो भी करूंगा, 80 तक रहेगा तो कर दूंगा, 80 के नीचे मैं सेल नहीं करूंगा। तो आप लोअर प्राइस भी लगा सकते हो। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेडिंग प्लान, इनसाइडर मस्ट इंप्लीमेंट द ट्रेडिंग प्लान मैंडेटरीली, एक्सेप्शन अलाउ। हाँ, कभी कभी जब परमानेंट इनकैपेसिटी हो गया, बैंकरप्ट हो गया या ऑपरेशन ऑफ लॉ हो गया, तब आप ट्रेडिंग प्लान मत एग्जीक्यूट करो, इट्स कंप्लीटली ओके। एंड नॉन कंप्लीशन का प्रोसीजर क्या है वो इन्होंने दिया है यहाँ पे। ठीक है, लास्ट वाला, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में आ गए अमेंडमेंट। अमेंडमेंट क्या है? 3 मेजर अमेंडमेंट है। पहले, आप जिस दिन बोर्ड अप्रूवल आया उसके 30 दिन के बाद में कॉम्बिनेशन अगर हिट हो रहा है तो आप किसको अप्लाई करते थे? सीसीआई को। अब क्या बोल दिया बेटा, बोर्ड अप्रूवल के दिन या फिर जिस दिन एग्रीमेंट हुआ उसके बाद में, लेकिन कॉम्बिनेशन को एग्जीक्यूट करने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबमिट करना है। तो टाइम आफ्टर द अप्रूवल बट बिफोर द कंजम्पशन ऑफ कॉम्बिनेशन, ये मैंने भी लिखा है, पहले 30 डेज होता था और देखो अब बिफोर इम्प्लीमेंटेशन आ चुका है। ठीक है, आप कॉम्बिनेशन किसको फाइल करते हो? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को। अब डीम अप्रूवल, पहले क्या था, अगर आपने कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या कर दिया है, 200 अप्लाई करके रखा है तो 210 दिन तक आपको वेट करना पड़ता था। 210 दिन में अगर कोई रिप्लाई नहीं आया तो डीम अप्रूवल माना जाता था। उस लिमिट को कर दिया कितना? 150। देखो मैंने कवर किया था अपने नोट्स के अंदर, अमेंडमेंट 150 डेज हो गया है, ऐसे मैंने बोला भी था। ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट ये भी चेंज हो चुकी है। यहाँ पर क्या लिमिट आ चुकी है ध्यान देना, अगर मानो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एक कंपनी है, टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज अनदर कंपनी, इन दोनों कंपनी को मर्ज कर अगर आपका इंडिया के अंदर एसेट 2500 करोड़ से ज़्यादा हो रहा है, 2500 करोड़ होगा तो नहीं, 2500 करोड़ से ज़्यादा हो रहा है तो बेटा आप इट इज़ रिजल्ट इनटू कॉम्बिनेशन, आपको सीसीआई को अप्लाई करना पड़ेगा। या फिर मान के चलो आपका एसेट साइज 2500 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, इन दोनों कंपनी को मिलाकर आपका टर्नओवर 7500 करोड़ से ज़्यादा हो रहा है तो भी इसको क्या माना जाएगा? कॉम्बिनेशन। मतलब दोनों के बीच में क्या है? और दूसरा, अब जब रिलायंस ग्रुप, अब यहाँ पर एक कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रिलायंस ग्रुप और टाटा ग्रुप, ये दो ग्रुप मर्ज हो रहे हैं, जैसा ऐसा एग्जांपल वोडाफोन एंड आइडिया, यहाँ पे दो कंपनी के दो ग्रुप मर्ज हो रहे हैं। अगर इनका एसेट साइज 10,000 करोड़ या उससे ज़्यादा, या फिर इनका टर्नओवर 30,000 करोड़ से ज़्यादा हो रहा है, सर ये कैसे? मल्टीप्लाई बाय 3 है गाइस, मल्टीप्लाई बाय 3। तो इट्स रिजल्ट इनटू कॉम्बिनेशन, आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा किसका? आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा सीसीआई का। वहीं पे अब मान के चलो ये देश लेवल पे, विदेश मतलब इंटरनेशनल लेवल पर अगर आपका क्या हो रहा है, वर्ल्ड वाइड एसेट 1.2 बिलियन हो रहा है, जिसमें से कंपलसरी इंडिया एसेट कितना होना चाहिए? 1 to 5 करोड़। समझ में आ रहा है? या फिर टर्नओवर आपका 3.75 बिलियन हो रहा है और इन इंडिया कितना होना चाहिए? 3750। तो इट इज़ रिजल्ट इनटू कॉम्बिनेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको रेगुलर क्लास में बढ़ाया था, इसके एग्जाम्पल भी यहाँ पे कवर किए हुए हैं। और बेटा साथ ही साथ में आपके सारे अमेंडमेंट अभी तक तो जो थे वो सारे के सारे क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। तो मैं आपको पूरे अमेंडमेंट अगर एक बार रिवाइज करा के दे दूँ एकदम फटाफट, फॉरेन कंपनी के लिए सीआरसी को अप्रूवल करना पड़ेगा। डायरेक्टर केवाईसी के लिए अब एक से ज़्यादा बार आपको क्या करना है? अपडेट करना है, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी, 500 रुपये लगेंगे। फिर थर्ड अमेंडमेंट क्या था? होल्डिंग कंपनी फॉरेन की है और होल्डी ओन सब्सिडी इंडिया में, तो आरबीआई का अप्रूवल भी लगेगा। इसके अलावा सर नेक्स्ट क्या है? कमिटी ऑफ क्रेडिटर, आपकी मीटिंग 30 दिन के अंदर हो जानी चाहिए लास्ट मीटिंग से, और ज़्यादा बड़ा इंटरवल कमिटी ऑफ क्रेडिटर डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन नॉट एक्सीडिंग क्वार्टर, हर एक क्वार्टर में एक मीटिंग होनी चाहिए। सीआरपी रिपोर्टिंग वैसे तो 10 डेज नेक्स्ट मंथ के 10 डेज में होना चाहिए, बट एनसीएलटी ने रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव किया नहीं किया, 3B बोल के, CB 3B बोलकर होता है, वो इमीडिएट 7 डेज में फाइल होना चाहिए। उसके बाद में होम बायर के केस में हमने, अच्छा
अगर पर्सनल गारंटर ने रीपेमेंट प्लान सबमिट नहीं किया तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर के अप्रूवल के साथ में आप एजुकेटिंग अथॉरिटी को बताओ, फिर वो एक्शन लेगी। फिर हमने क्या बोला, सीआरपी के अंदर रियल इस्टेट के अंदर जो होम बायर है, भले ही मॉरिटोरियम लगा, उनको क्या मिलेगा, पोजीशन मिलेगा। उनको कांटेक्ट करने के लिए रिजोल्यूशन प्रोफेशनल और होम बायर के बीच में क्या आ जाता है, फैसिलिटेटर आ जाता है। जो अथॉरिटी है रेरा वगैरह, उसको हम लोग फाइनेंशियल क्रेडिटर मानेंगे, ठीक है, एज गुड एज। वो सारी बातें हम लोगों ने करी थी। फिर हमने बोला सेबी एल और डीआर के अंदर हाईली डेप कब माना जाएगा, किसी कंपनी का इक्विटी लिस्टेड नहीं है, नॉन कन्वर्टेबल डेप लिस्टेड है, 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा, तो हाईली डेप लिस्टेड एंटिटी मानी जाएगी। फिर उसके रेगुलेशन हमने देखे थे। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अब प्रीडेटरी प्राइस के लिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करेगी। इसके बाद में एनबीएफसी अब वो सिस्टमेटिक नॉन सिस्टमेटिक डिपॉजिट टेकिंग नॉन डिपॉजिट टेकिंग के बेस पे क्लासिफिकेशन नहीं होगा, उसका क्लासिफिकेशन का मायने बदल चुके हैं। साइबर कंपनी बैंकिंग कंपनी की ईमेल आईडी में अलग वर्ड आने चाहिए आज के बाद में। इसके अलावा रिवाइज एमएसएमई का लिमिट हम लोगों ने देख लिया। फिर हमने देख लिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन को रिवाइज करके उसके अंदर किसको लेके वो इंडियन साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर को भी लेकर आ गए। आईसीडीआर ने बोल दिया कि प्रमोटर लॉक इन पीरियड चेंज हो चुका है, मिनिमम के लिए 18 मंथ और एक्सेस के लिए 8 कितने मंथ, 6 मंथ। उसके बाद में आपका आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट क्या, सेबी ये कितने दिन में रिफंड होगा, वो 15 दिन से 4 दिन हो चुका है। इसके अलावा सर एलिजिबिलिटी आईपीआर के अंदर वो विलफुल डिफॉल्टर निकल के क्या फ्रॉडुलेंट बोरोवर नाव लिख दिया है वहाँ पे। मॉनिटरिंग प्रोसेस आपका 100% पैसा यूटिलाइज नहीं होता तब तक सीआरए कॉर्पोरेट क्या क्रेडिट रेटिंग एजेंसी करेगी। फिर हमने क्या बुक बिल्डिंग प्रोसेस के अंदर जो इंस्टीट्यूशन रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर उसको मिनिमम 50% अलॉट करना चाहिए, ये आ गया। और सर सीबी पैट रेगुलेशन के अंदर ट्रेडिंग प्लान आपको सबमिट करने के 1 से 20 दिन के बाद में आप ट्रेड कर सकते हो। उसके साथ में आपको सारे पैरामीटर बताने हैं, लोअर हायर प्राइस आप लोग लगा सकते हो। और लास्ट वाला पॉइंट क्या बोला गया, जो ट्रेडिंग प्लान दिया है वो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, एक्सेप्शन कब कब है वो बता दिए। और कंपटीशन के एक्ट के अंदर 30 डेज फ्रॉम द बोर्ड रिजोल्यूशन हट चुका है। और लास्ट वाला पॉइंट क्या आ गया आपका, कॉम्बिनेशन के लिमिट चेंज हो चुके हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर अमेंडमेंट 2026 के लिए। जो अमेंडमेंट है, पहली बात तो फास्टैग मर्जर में एडिशनल पॉइंट आ चुके हैं। साथ ही साथ में गाइस आपका क्या आ चुका है, अकाउंट्स ऑफ कंपनी में चेंज इन एओसी 1 से ई फॉर्म एओसी 1 ई फॉर्म एओसी 2 आ गया। दूसरा पॉइंट आपका क्या आ गया गाइस, एओसी 4 के साथ में आपको बोर्ड रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, कंसोलिडेटेड ऑडिट रिपोर्ट भी फाइल करना पड़ेगा, साइन कॉपी। एक्सबीआरएल के साथ में, अच्छा एक्सबीआरएल ये अटैच करना पड़ेगा, एक्सबीआरएल के साथ में साइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगेंगे। और सर अमेंडमेंट आया हुआ है कि जो फ्रॉड रिपोर्टिंग होता है वो सिर्फ अब ऑनलाइन फाइल होगा, पोस्टल से फाइल नहीं होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर अमेंडमेंट। मेक श्योर गाइस बड़े एफर्ट्स से आप लोगों के लिए अमेंडमेंट सेशन मैंने क्या किया हुआ बनाया हुआ है। तो आप लोग, अगर आपको लगता है कि ये अमेंडमेंट सेशन हेल्पफुल था तो ना, तो कमेंट करना एंड लेट अस नो एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड एज वेल। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।